हेलो एवरीवन। अब जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हम लोग जो क्रॉप प्रोडक्शन करा रहे हैं, क्रॉप को हम कैसे ग्रो कराते हैं, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, ये सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले इसके जो कंटेंट्स हैं उनकी तरफ ध्यान देते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन होता क्या है, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन हम लोग एक बार देखेंगे। देन विल बी टॉकिंग अबाउट कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कि कितने टाइप की क्रॉप्स हमारे पास में प्रेजेंट हैं और उनको हम कैसे ग्रो करते हैं, कौन सा सीजन है उनके ग्रो करने का, वो हम इसमें पढ़ेंगे। देन विल बी टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, कि हम कौन कौन सी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अभी तक हम लोग यूज़ करते हुए हैं, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, और हमने उनको किस तरीके से चेंज किया है सो दैट हम अपनी यील्ड को इंक्रीज़ कर सकें। देन विल बी टॉकिंग अबाउट प्रिपरेशन ऑफ सोइल, हमारी जो सोइल है उसको हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ता है, किस तरीके से हमें उसको प्रिपेयर करना चाहिए सो दैट हमारी जो यील्ड है उसको हम क्या कर सकें, इंक्रीज़ कर सकें। देन विल बी टॉकिंग अबाउट सोइंग, कि हमारी जो क्रॉप है उसको हम किस तरीके से सो करेंगे या फिर किस तरीके से उसको हम लोग लगाएंगे। देन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्योर और जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका हमारी क्रॉप के अंदर कितना यूटिलाइजेशन है, उनका कितना इंपॉर्टेंस है, वो इसमें हम जानेंगे। देन विल बी टॉकिंग अबाउट इरीगेशन, कि इरीगेशन प्रोसेस क्या होता है, ट्रेडिशनली हम लोग कैसे इरीगेशन कराते थे, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरीगेशन क्या है, वो हम इसमें देखेंगे। देन विल बी टॉकिंग अबाउट हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, कि हम लोग कैसे जो हमारी क्रॉप है उसको हार्वेस्ट करेंगे और कैसे उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। एंड एट लास्ट विल बी टॉकिंग अबाउट एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग एनिमल से किस तरीके से हम लोग जो फूड जो है वो हम लोग रिसीव करेंगे, वो हम इसमें एनिमल हस्बेंड्री में हम बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, तो जितने भी हमारे एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि भाई जो भी हमारे ह्यूमंस हैं या फिर जो एनिमल्स हैं दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते क्योंकि वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर होते हैं, वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। ओके, सो वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ, हमें हमारा जो फूड है वो कहाँ से मिलता है, या तो हमें प्लांट से मिल रहा होता है या फिर हमें एनिमल से मिल रहा होता है या फिर हमें उन दोनों के मिक्सचर से मिल रहा होता है। ओके, यानी कि हम दोनों से भी बेसिकली फूड प्लांट से भी ले सकते हैं और एनिमल से भी ले सकते हैं। ओके, सो एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस। अब जो हमें फूड को यूटिलाइज करके जो हमें एनर्जी मिलती है उसको हम लोग अपनी बॉडी के वेरियस फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। सो एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट their various body functions such as digestion, respiration, excretion, circulation। ये सारे के सारे जो हैं लाइफ प्रोसेसेस हैं, या फिर कोई भी हमारी बॉडी का वॉकिंग है, रनिंग है, या फिर अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो टीचिंग है, आप लोग पढ़ रहे हैं तो स्टडिंग है, तो ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं इनके अंदर हमारी जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रही होती है, वो हमारी कहाँ से आ रही होती है, फूड से आ रही होती है। तो फूड के यूटिलाइजेशन से जो हमें एनर्जी मिलती है उससे हम लोग ये सारे प्रोसेसेस को क्या कर पा रहे होते हैं, हम लोग इनको करवा पा रहे होते हैं, हमारी बॉडी जो है इनको करवा पाने के लिए इनेबल हो पाती है। ओके, रेगुलर प्रोडक्शन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑल रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू फीड ए लार्ज पॉपुलेशन। ओके, अब क्या है कि धीरे धीरे अपनी पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज़ होते हुए चली जा रही है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ होते हुए चली जा रही है, बट हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, वो तो लिमिटेड है। एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो क्या है, वो तो उतना ही है, लिमिटेड ही है। तो अब ये जो लिमिटेड एग्रीकल्चरल लैंड है और इंक्रीज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो फूड की जो प्रोडक्शन है उसको क्या करना पड़ेगा, हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेगुलरली उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो रेगुलर प्रोडक्शन करानी पड़ेगी, प्रॉपर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी कि कितना कि हम लोग प्रॉपरली उसको क्या करें, मैनेज करें कि हमारी जो क्रॉप लॉस है वो क्या हो, मिनिमाइज हो सके और हमें ज़्यादा यील्ड मिल सके। एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारी है, डिस्ट्रीब्यूशन है क्रॉप की, वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, सो दैट हम लोग उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो दैट एवरीबडी इन द पॉपुलेशन शुड गेट देयर फेयर शेयर ऑफ फूड, उनकी जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो उनको मिल पाए। तो डिस्ट्रीब्यूशन और रेगुलर प्रोडक्शन और जो प्रॉपर मैनेजमेंट है वो रिक्वायर्ड है, सो दैट हमारी जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसकी हम लोग फूड की रिक्वायरमेंट को क्या कर सकें, उसकी फूड की रिक्वायरमेंट की जो डिमांड है उसको हम लोग मीट कर सकें, उसको हम लोग पूरा कर सकें। ओके, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन place on a large scale,
इट इज़ कॉल्ड एज ए क्रॉप। अगर हम लोग एक ही टाइप के प्लांट्स को एक लार्ज स्केल के ऊपर, एक लार्ज एरिया के अंदर एक ही टाइप के प्लांट्स को हम क्या कर सकें, हम लोग उनको ग्रो कराएं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉप कहेंगे। ओके, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, यानी कि सेम टाइप के प्लांट्स ओके आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, एक ही जगह पे हम लोग एक ही टाइप के बहुत सारे प्लांट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, कल्टिवेट कर रहे हैं, उनको ग्रो करा रहे हैं। ओके, उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन आर इन द फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। क्रॉप ऑफ व्हीट का मतलब क्या है, सारे के सारे प्लांट्स क्या हैं, व्हीट के प्लांट हैं। क्रॉप ऑफ राइस मीन्स सारे के सारे राइस के प्लांट्स हैं। ओके, क्रॉप ऑफ पोटैटो मीन्स सारे के सारे पोटैटो के प्लांट्स हैं। तो क्रॉप का मतलब क्या है कि सेम काइंड के प्लांट्स को अगर हम लोग ग्रो करा रहे हैं किसी भी फील्ड के अंदर एक लार्ज स्केल पे, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉप कहेंगे। ओके, सो अब आपको क्लियर हो गया कि क्रॉप जो है वो क्या होती है और उसको हम लोग किस तरीके से ग्रो करा रहे होते हैं। ओके, और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो भी आपको क्लियर हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कि हमारे पास में कितने टाइप्स ऑफ क्रॉप्स प्रेजेंट है इंडिया के अंदर। ओके, सो इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री एंड हमारी जो वास्ट कंट्री है उसकी वजह से क्या है, हमारे पास में क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो भी क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट रीजन में हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, डिफरेंट है। सो इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री, द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। ओके, हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है जिसमें हमारा टेम्परेचर है या फिर ह्यूमिडिटी है या फिर रेनफॉल है, वो रीजन टू रीजन क्या करता है, वेरी करता है। ओके, कहीं पे हमारे पास में डेजर्ट्स हैं। ओके, जैसे हमारे पास में हॉट डेजर्ट है राजस्थान के अंदर, थार डेजर्ट है। ओके, कोल्ड डेजर्ट है हमारा लद्दाख के अंदर। ओके, कहीं पे हमारे पास में एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या फिर केरला है, वहाँ पे हमारे पास में क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ओके, कहीं पे हमारा ड्रोट हो रहा है, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश के कुछ एरिया है, महाराष्ट्र के कुछ एरिया हैं जहाँ पे हमारे पास में क्या है, ड्रोट की सिचुएशन है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर जो है रीजन टू रीजन क्या है, इंडिया के अंदर चेंज होते हैं। क्लाइमेट जो है रीजन टू रीजन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एक प्लेस पे डिफरेंट क्लाइमेट है तो दूसरे प्लेस पे डिफरेंट क्लाइमेट होगा। ओके, सो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उनके अंदर क्या है, उन्होंने कौन कौन से जो फीचर्स हैं उनको देखा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, क्योंकि ये तीनों चीज़ें क्या है, क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस है तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स भी वहाँ पे ग्रो कर रहे होंगे। जिस हिसाब से वहाँ का क्लाइमेट हमारी क्रॉप को सपोर्ट करेगा उसी टाइप की क्रॉप हम वहाँ पे ग्रो कर रहे होंगे। ओके, सो बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ क्लाइमेट या फिर क्लाइमेटिक रीजन्स के अंदर जो वेराइटी है उसकी वजह से देयर इज़ ए रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स विच कैन बी ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। ओके, एंड दिस डिपेंड अपॉन दिस सीजन। डिपेंडिंग अपॉन द सीजन देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। और सीजन्स ये क्या है, सीजन्स बेसिकली क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं। ओके, तो सीजन्स के बेसिस पे हमने हमारी जो क्रॉप्स हैं उनको हमने मेजरली दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। किसके अंदर, मेजरली दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, और किसके ऊपर, सीजन के ऊपर डिपेंड करते हुए। पहला क्या है हमारा, खरीफ क्रॉप्स। पहला क्या है हमारा, खरीफ क्रॉप्स। जो हमारी खरीफ क्रॉप्स हैं, ओके, उनको हम लोग उनका जो सीज़न है, उनका सीज़न क्या है हमारा, उनका सीज़न है जून टू सितंबर। तो जून से लेकर सितंबर के जो सीज़न है हमारा, यानी कि हमारा जो मॉनसूनल सीज़न है, उसके अंदर हम लोग जो क्रॉप उगा रहे होंगे उनको हम क्या कहेंगे, खरीफ क्रॉप कहेंगे। ओके, सो विच आर सोन इन द रेनी सीजन, एंड रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। ओके, तो खरीफ क्रॉप कौन सी होंगी, वो क्रॉप्स जिनको हम लोग रेनी सीज़न के अंदर, मॉनसून वाला जो सीज़न है उसके अंदर हम उनको क्या कर रहे हो, सो कर रहे हो, उनको उसके अंदर हम उनकी क्या बिजाई कर रहे हो, उसके अंदर हम उनको क्या कर रहे हो, उगा रहे हो, उनको हम क्या कहेंगे, खरीफ क्रॉप्स। और इंडिया के अंदर रेनी सीज़न कब से कब तक आता है, जून से लेके सितंबर तक। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, खरीफ क्रॉप के एग्जांपल्स देखते हैं। पैडी है, पैडी इज़ बेसिकली राइस। ओके, पैडी है, मेज़ है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है एंड कॉटन। दीज आर आवर खरीफ क्रॉप्स जिनको हम लोग रेनी सीजन के अंदर क्या कर रहे होंगे, सो कर रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रॉप जो सीजन के बेसिस पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया ना, नेक्स्ट क्या है हमारी, रबी क्रॉप्स। दूसरी क्या है हमारी, रबी
क्रॉप्स। ओके, रबी क्रॉप्स कब से कब तक होंगी? दे आर फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। वो कहाँ से कब तक, कब से कब तक होती है? अक्टूबर से लेके मार्च तक। ओके, सो दीज रबी क्रॉप्स कौन सी होंगी? दीज आर द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन दी विंटर सीजन। अक्टूबर से लेके मार्च तक हमारे पास में क्या होता है? विंटर सीजन होता है। तो ये रबी क्रॉप्स कौन सी होंगी? हमारी विंटर सीजन की क्रॉप्स होंगी एंड आर कॉल्ड एज रबी क्रॉप्स। इनको हम लोग अक्टूबर में इनको सो करेंगे, इनकी बिजाई करेंगे और हार्वेस्ट कब करेंगे? मार्च के अंदर इनको हार्वेस्ट करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है, लिंसिड है, ये सारे के सारे किसके? हमारे रबी क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, बिसाइड दीज pulses and vegetables are grown during the summer and at many places। ओके, इनको हम लोग जैद क्रॉप्स भी बोलते हैं। जो हमारे पल्सेस और जो वेजिटेबल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स पे ग्रो करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? जैद क्रॉप्स भी बोलते हैं। कौन सी? जैद। ओके, जैद क्रॉप्स। ओके, तो देखो मेन कैटेगरी क्या है? मेन कैटेगरी तो हमारी दो ही हैं, खरीफ और रबी। खरीफ कब? जून से लेके सितंबर तक। उनको हम लोग रेनी सीजन के अंदर क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। जून के महीने में इनकी बिजाई करेंगे, जून के महीने में इनको हम लोग सो कर रहे होंगे और सितंबर तक इनको हम क्या करते हैं? हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है हमारे पास में? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। ये क्या है? हमारे खरीफ क्रॉप के एग्जांपल्स हैं। फिर रबी क्रॉप्स जो है ये क्या? हमारी विंटर सीजन की क्रॉप्स हैं। ओके, इनको हम लोग क्या? अक्टूबर में इनको सो करते हैं, अक्टूबर में इनकी बिजाई करते हैं और मार्च में इनको हम लोग क्या कर लेते हैं? हार्वेस्ट कर लेते हैं। ओके, इसके एग्जांपल, इनको हम क्या कहते हैं? रबी क्रॉप्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है हमारे? लिंसिड है, मस्टर्ड है, पी है, ग्राम है, वीट है, ये क्या है? हमारे रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल है। ओके, अब इनके अलावा कुछ हमारी पल्सेस हैं और कुछ हमारी वेजिटेबल्स हैं। ओके, जिनको हम लोग समर सीजन के अंदर क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं एट मैनी प्लेसेस ऑफ आवर कंट्री, और उनको हम क्या कहते हैं? जैद क्रॉप्स भी कहते हैं। ओके, सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स विच आर सोन इनटू आवर कंट्री। हमारी कंट्री के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के जो क्रॉप्स हैं उनको हम लोग किस तरीके से उगा रहे हैं वो हमने देखा। अब इनके बेसिस पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है? इफ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन, अगर वीट को हम लोग खरीफ सीजन में बनाए, भाई वीट क्या है? हमारी रबी क्रॉप है। वीट क्या है हमारी? वीट इज रबी क्रॉप। ओके, इसने क्या पूछा? अगर वीट को अगर हम लोग खरीफ सीजन में उगाएं, सो व्हाट वुड हैपन? डिस्कस करना है भाई। अगर वीट को हम लोग रेनी सीजन में उगा दें तो क्या हो जाएगा? ओके, तो वो हमें डिस्कस करना है। वो क्या? देखो, वीट को अगर हम लोग रबी क्रॉप है उसको हम लोग क्या किसके अंदर? खरीफ के सीज़न के अंदर, बारिश के अंदर उगा देंगे, तो वो जो हमारी वीट की जो क्रॉप है उसके साथ में क्या होगा कि वो हमें क्या करना है? डिस्कस करना है। लेट्स सी क्या होगा उसके साथ में। वीट क्रॉप इज सोन इन नवंबर और दिसंबर, बेसिकली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इनमें उसको सो करते हैं एंड मार्च, अप्रैल में उसको हम क्या करते हैं? हार्वेस्ट करते हैं। ओके, सो इट इज़ ग्रोन इन विंटर एंड रिक्वायर्स लेस वाटर। इसको हम क्या करते हैं? विंटर में ग्रो करते हैं और विंटर में ऑब्वियसली लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, इफ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन इट्स प्रोडक्शन विल बी डिक्रीज कंसिडरेबली। इसकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? कंसिडरेबली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? खरीफ सीजन क्या है? खरीफ सीजन इज रेनी सीजन। खरीफ सीजन क्या है? रेनी सीजन है। ओके, रेनी सीजन है तो मतलब क्या है? मोर वाटर। रेनी सीजन का मतलब क्या है? मोर वाटर। और अगर ज़्यादा वाटर होगा तो वो क्या करेगा? हमारी क्रॉप को क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसीलिए उसकी यील्ड जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर वीट को हमने खरीफ सीजन में बो दिया या फिर सो कर दिया तो उसकी यील्ड जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी कंसिडरेबली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। दोनों के दो एग्जांपल्स देने। पहला क्या है? खरीफ क्रॉप और दूसरा क्या है? हमारा रबी क्रॉप। ठीक है, खरीफ क्रॉप के एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे क्या है? पैडी, राइस और मेज, राइस या फिर पैडी। ओके, एंड मेज आर द एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप। ठीक है, रबी क्रॉप के एग्जांपल वीट है, ओके, ग्राम है, और लिंसिड है या फिर मस्टर्ड है, पीज है, मस्टर्ड है, ओके, लिंसिड है,
ये क्या है हमारे किसके, रबी क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, आगे हम देखते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसके अंदर जो बेसिक प्रैक्टिसेस हैं, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हम लोग यूज़ करते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं हमारी क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, वो हम देखते हैं। तो 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉलोड वाइल ग्रोइंग अ क्रॉप आर, भाई हमारी जो क्रॉप है उसको ग्रो करने के लिए 7 प्रैक्टिसेस हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो हम उनके बारे में हम जानते हैं कि वो 7 प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं। सो 7 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलोड वाइल ग्रोइंग अ क्रॉप आर, भाई क्रॉप को ग्रो करने के लिए उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक, उसके सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक जो 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को यूज़ किया जाता है वो हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहली है प्रिपरेशन ऑफ सोइल। सबसे फर्स्ट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सोइल। हमें क्या करना पड़ेगा, सोइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हमें फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर क्रॉप को हमें लगाना है। ओके, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी सोइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। उस क्रॉप के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, ओके, और उस क्रॉप को हमें कितने डिस्टेंस पे लगाना है, तो ये सारी कंडीशंस को हम लोगों को ध्यान रखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, सोइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो प्रिपरेशन ऑफ सोइल मींस टू लूजन एंड टर्न दी सोइल। हम क्या करेंगे, सोइल को लूज करेंगे और उसको टर्न कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो ऊपर वाली जो लेयर है, ओके, वहाँ पे क्या हो, बिकॉज ऑफ सनलाइट एंड बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स उसकी जो फर्टिलिटी है वो क्या हो रखी होगी, थोड़ी बहुत डिक्रीज हो रखी होगी। और अंदर की तरफ, नीचे की तरफ जो सोइल होगी वो क्या होगी हमारी, वो क्या होगी, मोर फर्टाइल होगी, उसके अंदर ह्यूमस ज़्यादा प्रेजेंट होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी सोइल को लूजन करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग प्लोइंग करते हैं ना, तो प्लोइंग करके क्या करते हैं हम लोग, उसको सोइल को लूज करते हैं और नीचे की सोइल को ऊपर लेके आते हैं। सो फर्स्ट स्टेप वुड बी, फर्स्ट प्रैक्टिस वुड बी प्रिपरेशन ऑफ सोइल। उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे होंगे, टू लूजन एंड टर्न दी सोइल। हम लोग सोइल को लूज करा रहे होंगे और उसको टर्न करा रहे होंगे, उसकी ह्यूमस या फिर फर्टिलिटी को ऊपर लेके आ रहे होंगे। ओके, सेकंड वुड बी सोइंग। सेकंड प्रैक्टिस क्या होगी, सोइंग। हम लोग क्या करेंगे, अब जो भी हमें क्रॉप उगानी है उसकी बीज को, उसके जो सीड है उसको हम लोग क्या करेंगे, सो कर रहे होंगे, उसको हम लोग उगाने की, उसकी बिजाई कर रहे होंगे। ओके, सो प्लांटिंग ऑफ सीड्स ऑफ ए क्रॉप इन अ सोइल। जिस भी क्रॉप की हमें जिस भी क्रॉप को हमें ग्रो कराना है उसके सीड्स को हम क्या कर रहे हैं, प्लांट करेंगे सोइल के अंदर। तो वो क्या है हमारा सेकंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, सोइंग। थर्ड इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तीसरा क्या है हमारा, कि हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करेंगे। एंड मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड क्यों करेंगे सोइल के अंदर, सो दैट हमारे जो न्यूट्रिएंट्स जो सोइल के अंदर प्रेजेंट नहीं है और जो हमारी क्रॉप की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है वो हम लोग क्या कर सके, ऐड कर सके। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, सो इट मीन्स एडिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू सोइल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दी प्लांट्स। ओके, जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम लोग फर्टिलाइजर्स और मैन्योर की हेल्प से क्या करेंगे, उस सोइल के अंदर ऐड कर रहे होंगे। नेक्स्ट इज इरिगेशन। अगली प्रैक्टिस क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या है, इरिगेशन। सप्लाइंग वाटर टू प्लांट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। इरिगेशन में क्या होता है, हम लोग वाटर सप्लाई कर रहे होते हैं प्लांट्स को उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल्स पे हमें उनको क्या, वाटर प्रोवाइड करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी कितनी वाटर की नीड है। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्या है हमारा, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा वीड्स से। वीड्स यानी कि वीड्स क्या होते हैं, हमारे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। ओके, अनवांटेड प्लांट जो कि हमें, जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे, अगर अनवांटेड प्लांट्स वहाँ पे ग्रो कर जाएंगे तो वो क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को तो वो अपटेक कर लेंगे, तो कंपटीशन क्रिएट कर देंगे ना हमारी क्रॉप के साथ में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनसे हमारी क्रॉप को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। ओके, सो रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम द कल्टिवेटेड फील्ड टू अलाउ क्रॉप्स proper across to lights and space and nutrients। ओके, तो हम क्या करेंगे, अनवांटेड प्लांट जो हमारे वीड्स हैं उनको क्या कर लेंगे, हम लोग अप्रूट कर देंगे, उनको हमें वहाँ से हटा देंगे, सो दैट वो हमारी क्रॉप के साथ में कंपटीशन ना कर सके फॉर न्यूट्रिएंट्स, फॉर वाटर या फिर फॉर स्पेस एंड फॉर लाइट्स। ठीक है, तो यानी कि लाइट प्रॉपर मिले हमारी क्रॉप को, ओके, प्रॉपर स्पेस मिले हमारी क्रॉप को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, जो क्रॉप के जो प्लांट है उनको, ओके, एंड प्रॉपर उनको क्या न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हो। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर क्रॉप फ्रॉम दी वीड्स। छठा क्या है हमारा, सिक्स एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज हार्वेस्टिंग। कटिंग मैच्योर क्रॉप्स फ्रॉम दी फील्ड्स। हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हार्वेस्ट करना पड़ेगा। जब हमारी क्रॉप जो है वो मैच्योर हो गई है, ओके, यानी कि वो फुली क्या हो गई है, डेवलप हो गई, फुली ग्रोन हो गई है, ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हार्वेस्ट या उसकी कटिंग करानी पड़ेगी। ये हमारी क्या है, सिक्स्थ
एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। एंड द सेवंथ वुड बी स्टोरेज। अब हमने उसको हार्वेस्ट तो कर लिया, हमने जो हमारा फूड ग्रेन्स है या फिर जो भी हमारी क्रॉप का प्रोडक्ट है उसको हमने निकाल तो लिया, हार्वेस्ट तो कर लिया, अब उसको हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोर भी तो करना पड़ेगा। सो कीपिंग ग्रेन्स और प्रोड्यूस सेफ फ्रॉम रैट्स, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड मॉइस्चर। हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। ऑब्वियसली अब एक दिन में तो हम सारा का सारा फूड ग्रेन यूज़ नहीं कर सकते ना, हमें तो उसको क्या चलाना है, हमें तो उसको लंबे टाइम के लिए चलाना है। तो अब उसको लंबे टाइम के लिए चलाना है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, स्टोरेज करना पड़ेगा। और स्टोरेज भी किस तरीके से कि हम लोग उसको क्या कर सकें, हमारे जो ग्रेन्स हैं या फिर हमारी जो क्रॉप की जो ईल्ड है उसको हम क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, उसको सेफ रख सकें। किससे, रैट से, इंसेक्ट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, मॉइस्चर से, जो उसको ख़राब ना कर दे। ओके तो ये 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं जो हम लोग बेसिकली फॉलो करते हैं। पहली प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरी सोइंग, तीसरी हमारी क्या है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, चौथी क्या है, इरिगेशन है, पांचवी प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स है, छठी क्या है, हार्वेस्टिंग है, एंड द सेवंथ वन इज स्टोरेज। ये सातों के सातों एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी क्रॉप की ईल्ड के लिए। ओके नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है। तो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमें जो लिस्ट दे रखी है वर्ड्स की उसमें से हमें क्या करना है, करेक्ट वर्ड चूज करना है और हमें नीचे दिए हुए फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। ओके तो पहला क्या है, पहला है द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉप। तो ये क्रॉप आ जाएगा यहाँ पे। ओके नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज, भाई सबसे पहला जो स्टेप है वो क्रॉप को ग्रो करने से पहले यानी कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रिपरेशन ऑफ द सोइल। प्रिपरेशन ऑफ द सोइल, प्रिपरेशन ऑफ द सोइल, प्रिपरेशन ऑफ द सोइल। ओके नेक्स्ट क्या है, डैमेज सीड्स वुड, जो हमारे डैमेज सीड्स हैं वुड डैश ऑन टॉप ऑफ दी वाटर। जो हमारे डैमेज सीड्स हैं वो क्या करेंगे, वाटर के ऊपर क्या करेंगे, वो फ्लोट करेंगे, वो वाटर के ऊपर क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। दे वुड फ्लोट ऑन दी वाटर। ओके लास्ट क्या है, फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सोइल आर एसेंशियल। ओके तो भाई सनलाइट तो चाहिए ऑब्वियसली, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। उसके अलावा हमें क्या क्या चाहिए होगा, उसके अलावा हमें चाहिए होगा वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल आर एसेंशियल। तो इस तरीके से हम लोग क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग फिल कर लेंगे। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हमारी जो सॉइल है उसको हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे वो हम थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। ओके सो देखो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम लोग क्या कर रहे थे भाई, हम लोग ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के फर्स्ट स्टेप है, इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे थे। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको हम लोग थोड़ा लूजन करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, प्लोइंग करेंगे, और हमारी जो ह्यूमस से रिच जो सोयल है, न्यूट्रिएंट से रिच जो सोयल है उसको हम लोग क्या करेंगे, अपर सरफेस पे लेके आ रहे होंगे। ओके सो प्रिपरेशन ऑफ सोयल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। ये क्या है, हमारी क्रॉप को उगाने से पहले पहला स्टेप जो है वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सोयल है। ओके सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सोइल एंड लूजन इट। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो है एग्रीकल्चर का वो क्या है कि हमें सोइल को क्या करना पड़ेगा, टर्न करते रहना पड़ेगा और उसको क्या करेगा, लूज करना पड़ेगा। ओके देखो हमारी जो फॉर एग्जांपल हमने एक क्रॉप, एक फील्ड है जिसमें हमने एक क्रॉप को हमने हार्वेस्ट किया। अब क्या उसकी वजह से वो जो क्रॉप है उसका जो सरफेस है वो क्या होगा, हार्ड हो रखा होगा। अगर उसका सरफेस हार्ड है तो हमारे जो दूसरे सीड्स हैं वो वहाँ पे जर्मिनेट नहीं कर पा रहे होंगे। ओके और बिकॉज पहले एक क्रॉप वहाँ पे आके जा चुकी है तो वो ऊपर की जो लेयर है वहाँ पे तो क्या हो चुका होगा, अभी जो न्यूट्रिएंट्स है वो उनकी कमी हो चुकी होगी क्योंकि पहली वाली क्रॉप ने वो सारे न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर लिए होंगे। ओके तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सोइल को थोड़ा लूजन करना पड़ेगा, हमें उसको पहले तो उसकी जो हार्डनेस है उसको कम करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको लूज बनाना पड़ेगा, और प्लस हमें क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा,
अब टर्न करना पड़ेगा उसको, क्या करना, टर्न करना पड़ेगा सोइल को। तो टर्न करेंगे तो क्या, नीचे के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हमें ऊपर लेके आना पड़ेगा, सो दैट हमारे जो नए सीड्स जो हैं जिनको हम सो करेंगे, प्लांट करेंगे, वो उन न्यूट्रिएंट्स को क्या कर पाए, यूज़ कर पाए। तो ये पहला स्टेप है और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप भी है क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए। ओके, दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन द सोइल। द सोइल अलाउज the loose soils allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil। ओके, तो देखो इससे क्या होगा कि हमारी जब सोइल जो है वो अगर लूज हो गई है, तो अब अगर सोइल लूज हो गई तो क्या होगी, हमारी जो रूट्स हैं वो डीप, ज़्यादा गहराई तक जा सकती है। वो जितनी ज़्यादा डीप जाएंगी उतने ज़्यादा क्या, वो न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर सकेंगी। ओके, तो अब हमारी सोइल की जो रूट्स हैं, सॉरी जो प्लांट है, जो उसकी जो रूट्स हैं वो ज़्यादा नीचे तक जा पाएंगे, क्योंकि सोइल क्या है, हमारी लूज़ है। और अगर सोइल लूज़ है तो हमारी रूट्स तक जो एयर है और जो वाटर है वो भी क्या हो पाएगा, ईजिली ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, क्योंकि सोइल क्या है, हमारी लूज़ है। तो वो क्या है, बिकॉज ऑफ ह्यूमस वो क्या हो जाएगी, पोरस होगी और उसमें वाटर और एयर क्या होगी, सीप इन कर पाएगी। Okay, so this allows the roots to penetrate deep into the soil. The loose soils allow roots to breathe easily even when they go deep into the soil, क्योंकि वो एयर को पास ऑन होने देगी। Okay, next is the loosening of the soil promote the growth of the earthworms and bacteria इन द सोइल। अब जो हम लूजिंग करा रहे हैं ना, हमारी सोइल को क्या कर रहे हैं, लूजन करा रहे हैं ना, तो लूजनिंग ऑफ द सोइल की वजह से क्या होगा, वो अर्थवॉर्म्स, जैसे देखिए क्या है, अर्थवॉर्म्स जो हैं और जो बैक्टीरियाज हैं उनकी ग्रोथ को भी क्या कर रही होगी, प्रोमोट कर रही होगी। और ये जो अर्थवॉर्म्स और जो बैक्टीरियाज हैं इनकी ग्रोथ हमारे लिए क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये हमारी सोइल को क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट रिच बनाते हैं। ये हमारी सोइल को क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट रिच बनाते हैं। ये हमारे सोइल के अंदर नेचुरली क्या कर रहे होते हैं, मैन्योर वहाँ पे बना रहे होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, ये इंक्रीज करेंगे। तो इसीलिए भी हमारी सोइल जो है उसको हमें लूजन करना इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, नेक्स्ट इज दीज ऑर्गेनिजम्स आर beneficial to farmers because they turn and loosen the soil while also adding humus। ये क्या करेंगे, सोइल को लूजन और टर्न भी करेंगे और साथ साथ में ह्यूमस भी ऐड कर देंगे, बिकॉज दे आर क्रिएटिंग मैन्योर। ओके, और ह्यूमस ऐड कर दिया तो बेसिकली हमारी सोइल क्या हो जाएगी, मोर पोरस हो जाएगी। उसके अंदर एयर जो है वो ईजिली पेनिट्रेट कर पाएगी, वाटर उसके अंदर ईजिली पेनिट्रेट कर पाएगा। तो उसकी जो रूट्स हैं उनको ब्रीदिंग में बहुत हेल्प मिल जाएगी, प्लस उनकी रूट्स हैं वहाँ तक वाटर भी पहुँच पा रहा होगा। ओके, सो न्यूट्रिएंट रिच सोइल कम्स टू द टॉप एंड कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स। और जो टर्निंग ऑफ सोइल है उसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट रिच सोइल है वो क्या है, क्या टॉप पे आ सकती है और हमारे जो प्लांट्स है उस न्यूट्रिएंट्स को वो क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो इसीलिए प्रिपरेशन ऑफ सोइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ग्रोइंग अ क्रॉप। ओके, तो प्रिपरेशन ऑफ सोइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फर्स्ट स्टेप बन जाता है हमारी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, हमारी सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा होता है। ओके, नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल इज कॉल्ड टाइलिंग और प्लोइंग। ओके, ये जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या सोइल को लूजन करा रहे हैं या फिर टर्न कर रहे हैं, ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइलिंग या फिर प्लोइंग कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, टाइलिंग या फिर प्लोइंग। हम लोग प्लोइंग आपने देखा हो ना, हल से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उसको प्लो कर रहे होते हैं। ओके, तो वो जो प्लोइंग होता है और जो टाइलिंग होता है वो क्या होता है, वो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग दी सोइल। ओके, इट इज़ डन बाय यूजिंग ए प्लो मेड अप ऑफ वुड और आयरन। इसको हम लोग ऐसे करते हैं, इसको हम प्लो का यूज़ करते हैं। प्लो क्या है, एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या जनरली वुड और आयरन से मिलकर बना होता है। ओके, या फिर जैसे अब तो क्या ट्रैक्टर के पीछे प्लो यूज़ होने लगे, तो वो क्या आयरन से बने होते हैं पूरे। पहले जब हम लोग बुलक कार्ट्स या फिर बुलक का जो यूज़ करते थे तो वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, हम लोग किसका, कौन सा प्लो यूज़ करते थे, वुड का बना हुआ प्लो यूज़ कर रहे होते थे। ओके, सो आफ्टर टाइलिंग लेवलिंग इज डन इन विच the big clumps of soil called crumbs are broken and leveled। ओके, जब हम प्लो कर रहे होते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे क्रम्स बन जाते हैं, मतलब बहुत सारी बड़ी बड़ी हमारे पास में क्या है, पत्थर हो जाते हैं। ओके, पत्थर हो जाते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े छोटी छोटी रॉक्स हो जाती है, मिट्टी की ही छोटी छोटी रॉक्स हो जाती हैं। ओके, अब हमें क्या करना पड़ता है, उसकी लेवलिंग, देखो यहाँ पे क्या है, उसकी लेवलिंग करानी पड़ती है, सो दैट हम उसके अंदर जो क्रम्स हैं उनको क्या कर सके, ब्रेक कर सके, उनको हम लोग क्या कर सके, तोड़ सके। सो आफ्टर टाइलिंग या फिर प्लोइंग, लेवलिंग इज डन इन विच द बिग क्लम्स ऑफ सोइल कॉल्ड क्रम्स आर ब्रोकन एंड लेवल्ड। ये देखो इस तरीके से उसको क्या कर लिया जाता है, लेवल कर दिया जाता है। ओके, लेवलिंग द फील्ड हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ
सोइंग एंड इरिगेशन। लेवलिंग किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि जब हम प्लांटेशन कर रहे होंगे, उन जो सीड्स हैं उनको प्लांट कर रहे होंगे, सोइंग कर रहे होंगे, तो उसमें हमारी क्या है, लेवलिंग बहुत हेल्प करती है। वो हमारे लिए उनको प्लांट करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। प्लस इरिगेशन के अंदर भी वो हमारी हेल्प कर रही होती है, क्योंकि वहाँ तक हर प्लांट तक, हर सीड तक हमारा जो पानी है वो इजीली पहुंच पा रहा होता है। अगर सोचो वहाँ पे हमारे पास में बड़े बड़े क्रम्स होते, ओके, बड़े बड़े पत्थर होते, तो वहाँ पे हमारे जो सीड है उनको हमें सो करने में भी डिफ़िकल्टी आ रही होती, प्लस वहाँ तक हमारा पानी भी इजीली नहीं पहुँच पा रहा था, कहीं पे ज़्यादा पहुँच पाता, कहीं पे कम पहुँच पाता। तो लेवलिंग इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर sowing and irrigation. Now sometimes manure is added to the soil before tiling. This helps in the proper mixing of manure with the soil, and this soil is moistened बिफोर सोइंग। और कई बार क्या होता है कि हम जो लूजनिंग करा रहे हैं ना सॉइल की, या फिर टाइलिंग करा रहे हैं, उससे पहले ही हम लोग क्या कर देते हैं, मैन्योर ऐड कर देते हैं उस सॉइल के अंदर। अब उससे पहले जब हम मैन्योर ऐड कर देते हैं, उससे क्या हेल्प होती है कि जो मैन्योर है वो सॉइल के अंदर क्या होता है, ईजिली अच्छे तरीके से मिक्स हो पाता है, और वो उसके अंदर अच्छे तरीके से जब मिक्स हो पाएगा तो वो क्या करेगा, हमारी सॉइल को और ह्यूमस बनाएगा, और उसको क्या करेगा, पोरस बना देगा, और उसको और क्या लूजन या फिर मॉइस्चर बना देगा, और वो हमारी प्लांट की जो ग्रोथ है उसको और अच्छे तरीके से क्या कर रही होगी, सपोर्ट कर रही होगी। ओके, सो दिस इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जो कि क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी सॉइल की या फिर हमारी क्रॉप की डेवलपमेंट के लिए या फिर क्रॉप की ग्रोथ के लिए। ओके, नाउ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, कि हम लोग किस तरीके से हम लोग जो है हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेट्स सी, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल एंड क्लम्स बिफोर सोइंग द सीड्स टू गेट ए बेटर यील्ड। हमारे जो सॉइल के जो क्लम्स है या फिर जो क्रम्स जो हमारे बने थे, जो बड़े बड़े पत्थर जो बन रहे थे, उनको ब्रेक डाउन कराना क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो दैट हमें हमारी जो यील्ड है उसको हम क्या कर सकें, इंक्रीज कर सकें। सो इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। इसको हम लोग बहुत सारे टूल्स के साथ में हम लोग कर पाते हैं। लेवलिंग जो करा रहे हैं वो बहुत सारे टूल्स के साथ में हम लोग कर पाते हैं। सो द मेन टूल यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। जो मेन टूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम लोग ये कर पा रहे होते हैं वो कौन कौन से हमारे पास में, प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। हम इन तीनों टूल्स के बारे में जानेंगे कि ये तीनों टूल्स क्या होते हैं, किस तरीके से फंक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लो। द फर्स्ट वन इज प्लो। प्लो क्या करता है, इट इज़ मेड अप ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेज एंड कैमल्स। ओके, कोई भी कर सकता है। तो ये क्या है, एक वुड से बना हुआ एक क्या है हमारा पास में, वुड से बना क्या हुआ है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है। ओके, और जिसको ए पेयर ऑफ बुल्स क्या कर रहे होते हैं, इसको खींच रहे होते हैं, इसको पुल कर रहे होते हैं। ओके, इट इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टाइलिंग द सॉइल एंड एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सोइल। इसको बहुत टाइम से, मतलब यानी कि हम ट्रेडिशनल टाइम से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लो को यूज़ करते हुए आ रहे हैं। फॉर किस चीज़ के लिए, टाइलिंग द सॉइल, यानी कि सॉइल को टाइलिंग करने के लिए, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, हमारी जो क्रॉप है उसके अंदर फर्टिलाइजर्स ऐड करने के लिए, रिमूविंग द वीड्स, जो वीड्स है, जो अनवांटेड प्लांट्स है उनको रिमूव करने के लिए, एंड टर्निंग द सॉइल, सॉइल को टर्न करने के लिए भी इसको हम लोग एंशिएंट टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। ओके, इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लो शेयर। इसके अंदर क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग आयरन की क्या होती है, एक ट्राइंगुलर शेप होती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लो शेयर कहते हैं। ओके, वो क्या करती है, हमारी सॉइल को टर्न करते हुए चली जाती है। वो हमारी सॉइल को धीरे धीरे नीचे जैसे जैसे चलती जाती है, वो सॉइल को क्या करती है, वहाँ से टर्न करते हुए चली जाती है। ओके, जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। ओके, इस फोटो के अंदर क्या है, बहुत सारे क्या हैं, प्लोज यूज़ कर रखे हैं, और वो क्या कर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे चलते चले जा रही है, वो सॉइल को क्या रही है, टर्न करते हुए चली जाती है। और अगर इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लो कहते हैं। ओके, सो द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड एज प्लो शाफ्ट। जो प्लो है उसका क्या है, प्लो शेयर, जो उसका जो ट्रायंगुलर शेप है, जो उसको सॉइल को टर्न कर रहा होता है, और जो मेन पार्ट, जो लंबा सा जो वुडन पार्ट होता है, जिससे जो हमारे एनिमल है वो उसको खींच रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लो शाफ्ट कहते हैं। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। एक एंड पे क्या होता है, शाफ्ट के हैंडल होता है, एंड द अदर एंड इज अटैच टू ए बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। और दूसरा क्या होता है, एक बीम के साथ में अटैच कर देते हैं, और वो हमारे किसके, जो बुल्स हैं उनकी नेक के ऊपर उसको रख देते हैं, सो दैट वो क्या उसको
पुल कर सके। ओके, वन पेयर ऑफ बुल एंड ए मैन कैन ईजिली ऑपरेट दी प्लो। ए पेयर ऑफ बुल एंड ए मैन कैन ईजिली ऑपरेट दी एंड ए पेयर ऑफ मैन एंड ए बुल कैन ईजिली ऑपरेट दी प्लो। वो उसको प्लो को क्या अच्छे से ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं और हमारी जो सोइल है उसके अंदर टाइलिंग या फिर उसकी लूजनिंग करा सकते हैं, या फिर उसके अंदर से जो वीड्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, या फिर फर्टिलाइजर्स को ऐड कर सकते हैं, मैन्योर्स को ऐड कर सकते हैं हमारी क्रॉप के अंदर, या फिर हमारी जो सोइल है उसको टर्न करने में हेल्प कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हो। अगला क्या है हमारा हो। हो क्या होता है? इट इज़ अ सिंपल टूल, इट इज़ अ सिंपल टूल दैट इज़ यूज टू गेट रिड ऑफ वीड्स एंड लूजन दी सोइल। ये देखो, ये क्या हमारा सिंपल टूल है, ये क्या है हमारा हो है। आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ना, दिस इज अवर हो, इसके जो हाथ में है ये क्या है हमारा हो है। ये क्या एक सिंपल टूल है जो कि किस में हेल्प करता है? टू गेट रिड ऑफ वीड्स एंड लूजन दी सोइल। ये किस में हेल्प करता है? वीड्स को रिमूव करने में और सोइल को लूजन अप करने में। ओके, इट हैज़ ए लॉन्ग वुडन आयरन रोड। इसमें क्या होता है? देखो ये क्या है हमारी लॉन्ग वुडन, ये क्या है? ये जिसके हाथ में जिससे इसने पकड़ रखी है वो क्या है? लॉन्ग वुडन आयरन रोड है। ओके, ठीक है, इट हैज़ ए लॉन्ग वुडन या फिर आयरन रोड, या तो ये वुडन भी हो सकती है या फिर आयरन की भी बनी हो सकती है। एंड ए ब्लेड लाइक डिवाइस अटैच टू वन ऑफ इट्स एंड्स बाय ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन। और एंड में क्या है? देखो यहाँ पे क्या है, एंड में क्या है? दिस इज अवर, यहाँ पे क्या है? एंड में क्या है? एक स्ट्रॉन्ग आयरन की प्लेट होती है, स्ट्रॉन्ग आयरन की प्लेट होती है जिससे वो क्या कर रहा होता है? जिससे वो खोद रहा होता है, जिससे वो खुदाई कर रहा होता है। ओके, ब्लेड लाइक डिवाइस इज अटैच टू वन ऑफ इट्स एंड। एक एंड पे क्या है? एक ब्लेड लाइक डिवाइस अटैच्ड होती है बाय ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन। ओके, इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स। इसको हम लोग एनिमल से भी पुल कर सकते हैं और इसको हम लोग हाथ से भी पुल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कल्टीवेटर। अगला क्या है हमारा? कल्टीवेटर। ओके, कल्टीवेटर क्या है? नाउ इट इज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम्स। देखो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ये ट्रैक्टर से उसको क्या कर रहा है? खींच रहा होता है। तो यहाँ पे एक साथ क्या है? एक ये देखो, ये प्लो है हमारे, एक साथ क्या है? बहुत सारे प्लोज हमारे यूज़ हो रहे होते हैं। तो एक साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत सारे एरिया को, देखो बहुत सारे एरिया को एक साथ वो क्या कर सकते हैं? प्लो कर पा रहे होते हैं। सो इट सेव्स लेबर एंड टाइम। ये टाइम और लेबर दोनों ही बचा रहा होता है। ओके, सो कल्टिवेटर इज बेसिकली एक साथ बहुत सारे प्लोज को यूज़ करना। ओके, तो ये तीनों टूलों के बारे में हमने जाना। प्लो क्या होता है, ओके, हो क्या होता है, एंड कल्टिवेटर क्या होता है। और तीनों का हमने यूज़ भी देखा कि तीनों का यूज़ क्या है? हमारी सोइल को लूजन अप करने में, हमारी सोइल को टर्न करने में, या फिर वीड्स को रिमूव करने में उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, या फिर हमारी सोइल के अंदर फर्टिलाइजर्स को ऐड करने में भी इनका हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, देन द सेकंड स्टेप इज सोइंग। दूसरा स्टेप क्या है हमारा? सोइंग। ओके, सेकंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या है? सोइंग। सोइंग क्या होता है? बेसिकली प्लांटिंग दी सीड्स। सोइंग का मतलब क्या है? प्लांटिंग दी सीड्स। जो हमारे सीड्स हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा? प्लांट करना पड़ेगा सोइंग के अंदर। ओके, तो सोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी clean and healthy seeds of good variety are selected. Farmers prefer to plant seeds that produce a large yield. Okay, देखो sowing क्या है? Sowing is an important पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग, देखो सोइंग क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या अगर हम लोग सीड्स को प्लांट कर रहे होते हैं। भाई अगर हमें क्रॉप को ग्रो कराना है तो उसको हमें पहले सो तो करना पड़ेगा, सीड्स को प्लांट तो करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक और स्टेप है जो फार्मर्स यूज़ करते हैं, और वो क्या है? वो पहले हम क्या करते हैं? वो सीड्स को क्या कर रहे होते हैं? सेलेक्ट कर रहे होते हैं। वो क्लीन क्वालिटी का या फिर गुड क्वालिटी के सीड को क्या कर रहे होते हैं? वो लोग सेलेक्ट कर रहे होते हैं। वो ऐसा सीड सेलेक्ट कर रहे होते हैं जो उनको क्या कर सके? ज़्यादा ईल्ड प्रोवाइड कर सके। वो उनको क्या कर सके? ज़्यादा ईल्ड प्रोवाइड कर सके। ऐसा सीड को वो क्या कर रहे होते हैं? सेलेक्ट कर रहे होते हैं। सो बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वेराइटी। गुड वेराइटी यानी कि अच्छी वेराइटी का क्लीन और हेल्दी सीड्स को क्या कर रहे होते हैं? फार्मर्स सेलेक्ट कर रहे होते हैं। ओके, आर सेलेक्टेड। फार्मर्स प्रेफर टू प्लांट सीड्स दैट प्रोड्यूस अ लार्ज ईल्ड। फार्मर्स किसको प्रेफर करते हैं? कौन से सीड को प्रेफर करते हैं? जो उनको ज़्यादा ईल्ड दे सके। ऐसी सीड की वैरायटी को वो क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। ओके, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। ओके, ट्रेडिशनली जो टूल यूज होता था जिससे हमारे क्या
सीड को प्लांट किया जाता था वो क्या है, एक फनल टाइप का टूल था। जैसे हमारी फनल होती है ना, कि हमने केमिस्ट्री के अंदर देखा फनल होती है, तो ऊपर से क्या होती है, थोड़ी सी विड्थ उसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ऊपर से उसका डायमीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है, और नीचे की तरफ जैसे हम जाते हैं उसका डायमीटर क्या होता है, बिल्कुल पॉइंटेड सा होता है, एक उसका डायमीटर क्या होता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसे टाइप का जो टूल होता है उससे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग हमारी सोइंग करवा रहे होते हैं या फिर हमारी प्लांटेशन हम लोग करवा रहे होते हैं। ओके, सो द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। सीड्स को क्या, हमारी जो ऊपर जो फनल है उसके अंदर सीड्स को हम लोग डाल देते हैं, दे आर फिल्ड इनटू द फनल एंड पास डाउन थ्रू 2 or 3 pipes having sharp ends. These end pierces into the soil and places the seeds there. Okay, अब वो क्या करता है कि हमारी जो फनल है उसके अंदर हम लोग क्या है, सीड को डाल लेते हैं और उसको फनल की हमें 2 या 3 ओपनिंग्स निकाल लेते हैं जो कि हमारे शार्प एंड्स के साथ में कनेक्टेड होती है। तो वो शार्प एंड्स क्या करते हैं, हमारी सॉइल को टर्न करते हैं और वहाँ पे हमारा एक एक करके हमारे सीड्स क्या है, प्लांट होते हुए चले जाते हैं। तो देखो जैसे आप इसके अंदर देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पे जो ये जो येलोइश जो पार्ट है, ओके, दिस येलोइश पार्ट इज बेसिकली अवर फनल का ऊपर वाला जो विड्थ वाला जो पार्ट है। यहाँ पे हमारे क्या है, हमारी सीड्स को हम क्या कर लेंगे, फिल कर लेंगे, और जैसे हम यहाँ पे हमारी सीड्स को फिल कर लेंगे तो ये क्या करेगी, इनके हर पार्ट के ऊपर पाइप्स के थ्रू हर पार्ट के ऊपर वो क्या करेगी, वो सीड को भेजती रहेगी, एक एक करके सीड को भेजती रहेगी, और वो क्या करेंगे, वो 2 या 3, पहले जनरली हम लोग ट्रेडिशनली जब यूज़ करते थे तो ये जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, बहुत सारी पाइप्स है, लेकिन जब हम ट्रेडिशनली यूज़ करते थे तो हमारे पास में सिर्फ 2 या 3 पाइप्स होती थी जिनके क्या होते थे, शार्प एंड्स होते थे, जहाँ पे वो सीड को क्या, वो सॉइल को पियर्स करते हुए, शार्प एंड्स का सॉइल को पियर्स करते हुए चले जाएंगे और वो सीड्स को वहाँ पे प्लेस करते हुए चले जाएगी। लेकिन अब जब टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई है तो हमने क्या कर दिया, इनको जो नंबर ऑफ पाइप्स को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया है। तो उसकी वजह से एक साथ हम लोग ज़्यादा सीड्स को प्लांट कर सकते हैं। तो उससे क्या, हमारा लेबर और टाइम जो है वो हमारा बच रहा होगा। उसको सेव करने के लिए हमने क्या कर लिया, नंबर ऑफ पाइप्स को जो है इंक्रीज कर दिया। ओके, उसका जो शार्प एंड है वो क्या करेगा, सॉइल को पियर्स करते हुए चला जाएगा और वो सीड्स को वहाँ पे प्लांट करते हुए चला जाएगा। ओके, नाउ इट इज द सीड्स ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स की यूज़ करके हम लोग ये चीज़ कर रहे होते हैं अब। ओके, दिस यूनिफॉर्मली सोज द सीड्स एट इक्वल डिस्टेंसेज एंड डेप्थ। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो सीड्स हैं उनको हम लोग यूनिफॉर्मली सो कर पाते हैं, उनको हम लोग यूनिफॉर्मली क्या कर पाते हैं, लगा पाते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, इक्वल अमाउंट में उसको क्या कर रहा होगा, पियर्स कर रहा होगा, और इक्वल डिस्टेंस के ऊपर वो क्या कर रहा होगा, उनको प्लांट करते हुए चला जाएगा, सीड्स को प्लांट करते हुए चला जाएगा। ओके, सो दिस हेल्प्स इन यूनिफॉर्मली सोइंग दिस सीड्स एट इक्वल डिस्टेंसेज एंड डेप्थ। इक्वल डिस्टेंस के ऊपर लगेंगे और इक्वल डेप्थ के ऊपर लगेंगे। ओके, it ensures that after sowing the seeds are completely covered by the soil which prevents birds from eating the seeds। अब इसकी वजह से क्या होता है, देखो इसके जो शार्प एंड होता है उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी जैसे सीड लग गया तो वो क्या करेगा, हमारे जैसे सीड लगा तो उसने क्या किया, पहले तो उसको पियर्स किया, उसने वहाँ पे सीड डाला और फिर उसके ऊपर क्या हो जाएगी, वापस से मिट्टी की लेयर आ जाती है, उसके ऊपर क्या आती है, वापस से मिट्टी की लेयर आ जाती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही हमने सोइंग की, ओके, सोइंग की वजह से द सीड्स आर कंप्लीटली कवर्ड बाय सोइल। अब उसको क्या हमने सोइल से कवर कर दिया, सो दैट बर्ड्स कैन नॉट ईट द सीड्स। अब कई बार क्या होता है कि है ना, अगर वो उसको हम लोग कवर्ड ना करें, उसको हम लोग खुला छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, हमारे जो बर्ड्स हैं वो उसको खा सकते हैं। ओके, तो इट प्रिवेंट्स बर्ड फ्रॉम ईटिंग दी सीड्स। इससे क्या होगा, सारे के सारे जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट हो पाएंगे। ओके, सो देयर इज नो वेस्टेज है, वेस्टेज जो है वो नहीं हो रही है। ओके, यूजिंग ए सीड ड्रिल टू सो सेव्स टाइम एंड एफर्ट। हम जो देखो सीड ड्रिल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उससे टाइम और एफर्ट जो है दोनों को ही हम बचा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत सारी पाइप्स हैं, तो एक साथ हम बहुत सारे लार्ज एरिया को कवर कर सकते हैं और उसको जल्दी जल्दी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सो भी कर सकते हैं। अगर उसको हम लोग हाथ से करने जाएँ या फिर 2 या 3 पाइप ही होती तो ऑब्वियसली हमें क्या, टाइम भी ज़्यादा लग रहा होता है और लेबर भी हमारे लिए ज़्यादा लग रही होती है। ओके, टू अवॉइड प्लांट ओवर क्राउडिंग एन अप्रोप्रिएट प्लेस बिटवीन seeds is required. This ensures that plants receive enough
सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम दी सोइल। अब कई बार क्या होता है कि देखो, अगर ओवर क्राउडिंग को हमें क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। कई बार हम लोग क्या ओवर क्राउडिंग कर देते हैं कि हमारे जो सीड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अगर सीड्स के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। ओवर क्राउडिंग हो जाएगी तो मतलब क्या, उनको सनलाइट भी कम मिल रही होगी क्योंकि उनके बीच में कॉम्पिटिशन हो जाएगा, तो सनलाइट भी कम मिलेगी, उनको वाटर भी कम मिलेगा, उनको न्यूट्रिएंट्स के लिए भी उनको क्या एक दूसरे से कॉम्पीट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें ओवर क्राउडिंग से क्या होता है, हमेशा हमें बचना पड़ता है। सो एन एप्रोप्रिएट स्पेस बिटवीन सीड्स इज रिक्वायर्ड। जो हमारे जो सीड्स हैं, जो दो बीज हैं उनके बीच में एप्रोप्रिएट स्पेस जो है वो हमें रिक्वायर्ड होता है, सो दैट प्लांट जो है वो प्लांट्स कैन रिसीव इनफ सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर फ्रॉम दी सोइल। सो दैट एप्रोप्रिएट जो डिस्टेंस है वो क्यों रिक्वायर्ड है, सो दैट हमारे जो प्लांट है, जो हमारा जो सीड है, उसको क्या अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स और सनलाइट उसको मिल सके। इसीलिए हमारे जो सीड्स हैं उनके बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस जो है वो, यूनिफॉर्म डिस्टेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। हम लोग किस तरीके से मैन्योर और जो फर्टिलाइजर्स है उसको हमारा जो ऐड कर रहे हैं, ओके, वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो किस तरीके से हमारी एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस है उसको कंट्रीब्यूट करता है, किस तरीके से वो हमारी जो क्रॉप की जो ईल्ड कराता है, जो क्रॉप की जो ईल्ड है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है, वो हम देखते हैं। सो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, सो द सब्सटेंस which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of the plants are called as manure and fertilizers। ओके, यानी कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स किसको कहेंगे, वो सब्सटेंसेस जो हम लोग क्या करें, सोइल के अंदर ऐड करें ताकि हम प्लांट की जो ग्रोथ है उसको हम लोग हेल्दी और उसकी ग्रोथ को इंक्रीज कर सकें। ओके, सो द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सोइल in the form of nutrients for the healthy growth of plants and are called as manure and fertilizers। यानी कि वो सब्सटेंसेस जो हम लोग सोइल के अंदर ऐड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में हम लोग सोइल के अंदर जो सब्सटेंसेस को ऐड कर रहे हैं ताकि हम लोग हेल्दी और प्लांट की जो ग्रोथ है उसको हेल्दी और ग्रोथ करा सके प्लांट की, ठीक है, और उनको हम क्या कहेंगे, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स कहेंगे। ओके, सो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर दोज सब्सटेंसेज, ये वो सब्सटेंसेज हैं जो हम लोग क्या कर सकते हैं, सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में ऐड करते हैं ताकि हम प्लांट की ग्रोथ को या फिर उसकी डेवलपमेंट को हम लोग क्या करवा पाएँ। ओके, सो दीज आर द सब्सटेंसेज विच आर added in the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called as manure and fertilizers। Okay, soil supplies minerals, nutrients to the crop plants which are essential for the growth of the plant। अब soil क्या करती है, soil प्लांट या फिर जो हमारे क्रॉप है उसको क्या करती है, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स क्या करती है, सप्लाई करती रहती है जो उसकी ग्रोथ के लिए क्या है, एसेंशियल हो। ओके, तो यानी कि प्लांट की ग्रोथ के लिए जो जो न्यूट्रिएंट्स और जो मिनरल्स हैं जो एसेंशियल हैं वो सारे के सारे प्लांट कहाँ से ले रहा होता है, सोइल से ले रहा होता है। और सोइल के अंदर अगर हमें इन मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को अगर हमें पहुँचाना है तो वो हम कहाँ से करेंगे, बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। क्योंकि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या करेंगे, हमारे उन ये वो सब्सटेंसेस हैं जो उन न्यूट्रिएंट्स को कैरी करेंगे, उन न्यूट्रिएंट्स को सोइल के अंदर ऐड करेंगे जिसकी प्लांट को ज़रूरत है। ओके, सो द कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स मेक्स दिस soil poor in nutrients, therefore farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मैन्योरिंग। अब देखो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि एक सॉइल पे है ना, एक सॉइल के अंदर तो ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की जो कंसंट्रेशन है वो तो क्या होगी, लिमिटेड होगी। ओके, अब हमने वहाँ पे है ना कंटिन्यूसली वहाँ पे हम क्रॉप ग्रो करे जा रहे हैं। ओके, अब कंटिन्यूसली क्रॉप ग्रो करे जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, क्रॉप बेसिकली क्या है, बहुत सारे प्लांट्स हैं। अब बहुत सारे प्लांट्स अगर वहाँ पे हम लोग कंटिन्यूसली वहाँ पे ग्रो करते हुए चले जा रहे हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे जो उस सॉइल के जो मिनरल्स और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उनका नंबर
क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर उनका नंबर क्या हो गया, अब कम हो गया है, तो लेकिन प्लांट को रिक्वायरमेंट तो है ना अभी भी। अगर हमें नेक्स्ट क्रॉप चाहिए, उसकी यील्ड अगर हमें अच्छी चाहिए, तो हमें क्या चाहिए होंगे, उसके सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए होंगे। तो हम फार्मर्स क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पे मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को वहाँ पे ऐड करते रहते हैं। ओके, और ये जो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को वहाँ पे ऐड करते रहते हैं, ओके, जो मैन्योर्स को ऐड कर रहे हैं उसका बेसिक रीज़न क्या है, उसकी बेसिक नीड क्या है, सो दैट वो जो सॉइल जो है उसको वो वापस से न्यूट्रिएंट रिच बना पाएँ। उसकी सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स और जो मिनरल्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई थी, उसको वो क्या कर सके, वापस से इंक्रीज कर सके। इसीलिए वो क्या करते हैं, टाइम एंड टाइम वो रेगुलर इंटरवल्स पे वो मैन्योर को ऐड करते रहते हैं। और ये जो प्रोसेस है जिससे वो क्या मैन्योर को ऐड करके उसकी सॉइल की कंसंट्रेशन को सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करा रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मैन्योरिंग कहते हैं। ओके, तो मैन्योरिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग मैन्योर ऐड कर रहे होते हैं सॉइल के अंदर, सो दैट हम उसकी कंसंट्रेशन, उस सॉइल की जो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। अगर उनकी कंसंट्रेशन को हमने इंक्रीज कर दिया तो हमारे जो प्लांट्स हैं उनके पास में इनफ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, जिनको वो कंज्यूम करके अपने आप को और भी अच्छे तरीके से ग्रो करा सकते हैं, और हम प्लांट की यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर क्रॉप की यील्ड को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, सो मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। फार्मर्स डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स और एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ टू डिकम्पोज। अब मैन्योर होता क्या है, मैन्योर बेसिकली क्या होता है, मैन्योर इज़ ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्योर क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और ये किस तरीके से बनता है कि जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो प्लांट वेस्ट होता है और जो एनिमल वेस्ट होता है ना, जैसे एनिमल का एक्सक्रीटा हो गया, ओके, काउ डंग हो गया, या फिर यूरिन्स हो गई, ओके, यानी कि एनिमल और जो प्लांट वेस्ट हैं उनको क्या करते हैं फार्मर्स, एक पिट के अंदर डाल देते हैं या फिर ओपनली किसी प्लेस के ऊपर डाल देते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज होने देते हैं। उसको क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज होने देते हैं। तो आफ्टर डिकम्पोजिशन वो क्या होता है, मैन्योर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो वेस्ट मटेरियल है प्लांट और एनिमल्स का, वो आफ्टर डिकम्पोजिशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैन्योर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये मैन्योर क्या है, दिस इज बेसिकली एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि प्लांट और एनिमल के वेस्ट के डिकम्पोज होने की वजह से बना है। और वो फार्मर्स फिर क्या करेंगे, उस मैन्योर को हमारी जो फील्ड है, हमारी जो सोइल है, उसके अंदर मिक्स कर देंगे बाय द प्रोसेस ऑफ मैन्योरिंग। रेगुलर इंटरवल्स पे वो क्या करते रहेंगे, हमारी सोइल के अंदर मैन्योर को मिक्स करते रहेंगे, सो दैट हमारी जो सोइल है वो न्यूट्रिएंट रिच रहे, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज ना हो, और प्लांट्स को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सोइल से मिलते रहें। ओके, तो सोइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं मैन्योर्स। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम microorganisms. These decomposed matter is used as organic manure. Okay, अभी जो डिकम्पोजिशन जो हो रही है ना, ऑर्गेनिक जो हमारे एनिमल और जो प्लांट वेस्ट है उनकी जो डिकम्पोजिशन हो रही है, ये कौन कराता है, इट इज़ कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे प्लांट और एनिमल वेस्ट की डिकम्पोजिशन को करा रहे होंगे। ओके, और ये जो डिकम्पोज्ड मैटर है, इट इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। इसको हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह यूज़ करते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्टिलाइजर्स। ये तो क्या ऑर्गेनिक मैन्योर की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स मेड इन फैक्ट्रीज विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। ओके, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, हमारे केमिकल होते हैं, केमिकल मेड जो कि मेड इन फैक्ट्रीज होते हैं। यानी कि देखो, वो तो हमने क्या था, ऑर्गेनिक मैटर था, ऑर्गेनिक सब्सटेंस था, वो हमने क्या किया था, नेचुरली बनाया था। डिकम्पोजिशन किसने, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने किया था, वो नेचुरली बना था। ओके, अब क्या होता है कि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो केमिकली होते हैं, वो क्या होता है, वो क्या है, मैन मेड है। केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स क्या है, केमिकल्स हैं जो कि फैक्ट्रीज में बने, तो ये क्या है, मैन मेड है। वो क्या, मैन्योर क्या था, नेचुरल था। ओके, नेचर मेड था। ये क्या है, आर्टिफिशियली है या फिर मैन मेड है। ओके, सो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स मेड इन फैक्ट्रीज विच आर रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। ओके, तो ये ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हम फैक्ट्रीज के अंदर बनाते हैं, और ये एक न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन के अंदर रिच होते हैं। ओके, दीज आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। ये एक न्यूट्रिएंट को कैरी कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल, यूरिया, अमोनियम सल्फेट,
ओके, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके में क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम तीनों प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये डिफरेंट फर्टिलाइजर्स हैं कि ठीक है, हमारे पास में यूरिया हो सकता है जिसके अंदर हमारी यूरिया की ही कंसंट्रेशन होगी, यूरिया न्यूट्रिएंट। एक अमोनियम सल्फेट हो सकता है तो उसके अंदर हमारा अमोनियम सल्फेट ही है। सुपर फॉस्फेट है तो उसके अंदर सिर्फ फॉस्फोरस ही है। पोटाश के अंदर पोटेशियम ही है। ओके, एनपी के अंदर हमारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम है। तो यानी कि बेसिकली ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हम फैक्ट्रीज के अंदर बनाते हैं, जो हमारे पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के अंदर क्या होते हैं, रिच होते हैं, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन को कैरी कर रहे होते हैं। ओके, तो इनको हम लोग क्या, हमारी सोइल की नीड के बेसिस पे, फॉर एग्जांपल हमारी सोइल के अंदर यूरिया की कमी है तो हम क्या करेंगे, यूरिया फर्टिलाइजर को डाल देंगे। हमारी सोइल के अंदर सुपर फॉस्फोरस की कमी है तो उसके अंदर हमने सुपर फॉस्फेट डाल दिया। ओके, हमारी सोइल के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम तीनों की कमी है तो हमने उसके अंदर एनपीके डाल दिया। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी सोइल के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है और उसी के बेसिस पे हम इन केमिकल्स को वहाँ पे डाल रहे होते हैं। ओके, इट हेल्प्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स लाइक व्हीट, पैडी एंड मेज। ओके, और ये क्या करते हैं, हमारी क्रॉप की जो यील्ड है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और कैसे, इन एग्जांपल्स भी दिए हैं, व्हीट, पैडी और मेज के अंदर ये हमारी क्रॉप की जो यील्ड है उसको इंक्रीज कर रहे होते हैं। ओके, द डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर्स इज दैट दे मेक सोइल लेस फर्टाइल एंड कॉज वाटर पोल्यूशन। ओके, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सोइल को क्या करते हैं, लेस फर्टाइल कर देते हैं। ओके, क्योंकि ये केमिकल्स है तो सोइल के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, हार्मफुल इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से सोइल जो होती है उस टाइम के लिए तो फर्टाइल हो जाती है, ठीक है, उस टाइम पे तो प्लांट की जो न्यूट्रिएंट है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, लेकिन जो सोइल है वो क्या हो जाती है, लेस फर्टाइल हो जाती है। प्लस ये वाटर पोल्यूशन भी कॉज कर रहे होंगे क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं या ये की जो केमिकल्स हैं, ओके, ये क्या होंगे, हमारी सोइल के ऊपर पड़े रहेंगे। ओके, जब इरिगेशन के टाइम पे हम लोग इसके अंदर वाटर इनको दे रहे होंगे तो ये क्या है, वाटर के साथ में फेड अवे हो जाएंगे, उसके साथ में बह के चले जाएंगे और वाटर पोल्यूशन भी क्रिएट कर रहे होंगे। ओके, सो डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स इज दे कॉज लेस फर्टाइल सोइल। ओके, सोइल लेस फर्टाइल बना देते हैं, प्लस दे ऑल्सो कॉज वाटर पोल्यूशन, और ये वाटर पोल्यूशन भी करवा रहे होते हैं। दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। अनदर मेथड ऑफ replenishing the soil with nutrients is through crop rotation, which can be done by growing different crops alternatively. एक और मेथड जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, वो क्या है, क्रॉप रोटेशन के थ्रू। वो क्या है, विद क्रॉप रोटेशन। ठीक है, क्रॉप रोटेशन में हम क्या करेंगे, विच कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली, यानी कि हम लोग डिफरेंट क्रॉप्स को अल्टरनेटिवली भी ग्रो करते रहें। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक क्रॉप को अभी ग्रो किया है तो नेक्स्ट जो क्रॉप है वो हमें सेम अगर हम रखेंगे तो हमारी सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या हो जाएंगे, कम होते हुए चले जाएंगे। लेकिन अगर हम अल्टरनेटिवली उनको चेंज करते हुए चले जाएंगे तो क्रॉप रोटेशन अगर हम करेंगे, रोटेट करके हम लोग क्रॉप को अगर सो कर रहे होंगे हमारी फील्ड के अंदर, तो उससे क्या होगा, उसकी जो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। सो दिस इज ऑल्सो ए मेथड जिससे हम लोग सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन को बैलेंस कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन। ओके, तो पहला क्या था हमारा, मैन्योर ऐड करना, मैन्योरिंग, दूसरा फर्टिलाइजर्स को ऐड करना, तीसरा क्या है हमारा, क्रॉप रोटेशन। ओके, रोटेट करके, अल्टरनेटिवली रोटेट करके क्रॉप्स को सो करना। फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर in one season and wheat in the next season. This help the replenishment of the soil with नाइट्रोजन। अब फार्मर्स जो नॉर्थ इंडिया के जो फार्मर्स थे वो क्या करते थे, एक सीज़न में क्या करते थे, लेग्यूम्स बना लेते थे। लेग्यूम्स की वजह से क्या, हमने पहले भी पढ़ा कि लेग्यूम्स का बेनिफिट क्या होगा कि वो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देंगे। उसमें क्या होता है, लेग्यूम्स के अंदर हमारे क्या होते हैं, जैसे हमारे पल्सेस हो गई, ओके, ग्राम हो गया, पी हो गया, उसके अंदर क्या होगा, हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया होगा, वो क्या करेगा, हमारी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा। ओके, तो हमारी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। ओके, और दूसरे सीजन में वो क्या करेंगे, वीट लगा देते थे। तो वीट लगा देते थे, उससे क्या होगा, हमारी सॉइल क्या है, न्यूट्रिएंट रिच है, ओके, नाइट्रोजन से रिच है, तो वो वीट की प्रोडक्शन को अपने आप इंक्रीज कर देगी। ओके, फिर अगली बार वो वापस से क्या करेंगे, लेग्यूम्स बना देंगे, तो सॉइल के अंदर जो कंसंट्रेशन है न्यूट्रिएंट्स की वापस से इंक्रीज कर देंगे। तो ये क्या है, क्रॉप रोटेशन से वो क्या कर रहे हैं, सॉइल की कंसंट्रेशन को, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो कंसंट्रेशन है उसको बैलेंस आउट करके चल रहे हैं, और उसकी वजह से भी वो क्या कर रहे हैं,
जो हमारी क्रॉप है उसकी ईल्ड को इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, तो क्रॉप की ईल्ड को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास में 3 तरीके हैं। पहला, मैन्योर, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऐड करना, जो कि हम वेजिटेबल और एनिमल वेस्ट से बनाते हैं, उनको डिकम्पोज करके बनाते हैं। ओके, दूसरा, फर्टिलाइजर्स का ऐड करना, लेकिन फर्टिलाइजर्स की डिसएडवांटेज क्या है कि वो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको कम कर देते हैं, प्लस वो वाटर पॉल्यूशन भी करा रहे होते हैं। ओके, तीसरा, क्रॉप रोटेशन कराना, जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो कराते ही हैं कि वो एक सीजन में क्या लेग्यूम्स ग्रो कर रहे होते हैं, जिससे कि हमारी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे होते हैं, और दूसरे सीजन में वो वीट ग्रो कर रहे होते हैं, जिससे हमारी वो जो नाइट्रोजन जो सॉइल के अंदर थी उसको वो यूज़ करके हमारी जो क्रॉप की जो ईल्ड है उसको इंक्रीज कर रहे होते हैं। सो दीज 3 मेथड्स आर देयर टू इंक्रीज दी सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल के अंदर उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए 3 मेथड्स हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, नाउ एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। जो हमारा मैन्योर है उसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो देखते हैं। ओके, सो द ऑर्गेनिक मैन्योर is considered better than fertilizers. This is because भाई ऑर्गेनिक मैन्योर को हम फर्टिलाइजर से ज़्यादा अच्छे से उसको क्यों कंसिडर करते हैं। ओके, उसका क्या एडवांटेजेस हैं, ओके, उसको हम लोग ज़्यादा बेटर क्यों मानते हैं फर्टिलाइज़र के कंपैरिजन में, वो हम देखते हैं। तो पहला क्या है, इट इन्हेंसेस दी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। यह क्या करता है, हमारी जो सॉइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये क्या कर देता है, इट इंक्रीजेज दी ह्यूमस। ह्यूमस को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ओके, ह्यूमस इंक्रीज हो जाता है। ह्यूमस के इंक्रीज की वजह से क्या होता है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, इट इनहेंसेस दी मैन्योर इनहेंसेस दी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दी सोइल। ओके, दूसरा रीजन क्या है, इट मेक्स द सोइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। ओके, ह्यूमस इंक्रीज हो गया तो वो क्या हो गया, सोइल को क्या कर देगा, पोरस बना देगा। पोरस बना देगा तो गैसेस एक्सचेंज जो है वो भी क्या हो जाएगा, ईजिली हो पाएगा, उसकी रूट्स तक एयर जो है वो पहुंच पाएगी। ओके, नेक्स्ट इज इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। ओके, ये क्या करेगा, फ्रेंडली माइक्रोब्स का नंबर भी इंक्रीज कर देगा। फ्रेंडली माइक्रोब्स जैसे कि अर्थवॉर्म्स हो गए, राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया, ये क्या करते हैं, सोइल को लूजन करने में हेल्प करते हैं, सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो कंसंट्रेशन है उसको बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। तो ये मैन्योर जो है वो हमारे जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं, फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं, उनकी पॉपुलेशन को भी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। प्लस इट इम्प्रूव्स दी टेक्सचर ऑफ दी सोइल, और साथ में क्या करेगा, हमारी जो सोइल है उसकी टेक्सचर को भी क्या करा देगा, इम्प्रूव करा देगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट जो इसकी हमारे फर्टिलाइजर की डिसएडवांटेज थी वो क्या थी, इट वुड नॉट कॉज वाटर पोल्यूशन। इट वुड नॉट कॉज वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन नहीं कराएगा क्योंकि हमारे फर्टिलाइजर से वाटर पोल्यूशन करा रहे थे ना। ओके, प्लस फर्टिलाइजर्स की एक और डिसएडवांटेज थी क्या, कि वो क्या कर रहे थे, सोइल की फर्टिलिटी को लेस कर दे रहे थे। तो इट वुड इंक्रीज दी फर्टिलिटी ऑफ सोइल। इट वुड इंक्रीज दी सोइल फर्टिलिटी। सोइल फर्टिलिटी, सोइल की फर्टिलिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ओके, सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर ओवर फर्टिलाइजर्स। हमारे मैन्योर को हम लोग फर्टिलाइजर से ज़्यादा बेटर क्यों कंसिडर करते हैं, क्यों, क्योंकि वो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। ओके, वो हमारी सॉइल को और पोरस बनाता है तो गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो ईजिली हो पाता है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, इट would not cause water pollution, and it would improve या फिर increase the soil fertility. So these are the advantages of manure over fertilizers. ओके, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या पूछा उन्होंने, क्वेश्चन में उन्होंने यही पूछा है, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। उन्होंने फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बीच में डिफरेंस पूछा है। तो ओके, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ये हमारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। ओके, फर्टिलाइजर्स क्या होंगे, हमारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होंगे, क्योंकि क्या है, केमिकल्स है ना, तो ये क्या हमारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होंगे। लेकिन हमारे जो मैन्योर्स हैं, मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल, डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यू। ठीक है, तो ये क्या होंगे, हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे। ये क्या होंगे, हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस।
दीज आर आवर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। वो क्या है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है, मैन्योर क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज है। ओके, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं उनको हमें फैक्ट्रीज के अंदर प्रिपेयर करते हैं, लेकिन हमारे जो मैन्योर है दे आर प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स या फिर ओपन स्पेसेस या फिर पिट्स। सो मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन दी फील्ड्स ओनली। ओके, अ फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर क्या है, हमारी सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है। ओके, मैन्योर प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू दी सॉइल। उसकी वजह से हमारी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, वो और ज़्यादा पोरस हो जाती है। ओके, फर्टिलाइजर्स ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। ओके, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या होता है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स से बिल्कुल भरे हुए होते हैं। ओके, यानी कि प्लांट की रिक्वायरमेंट जो होती है ना, वो न्यूट्रिएंट्स जो है इनके अंदर भरे हुए होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या फिर पोटेशियम। लेकिन मैन्योर क्या होता है, मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर प्लांट न्यूट्रिएंट्स से ज़्यादा रिच नहीं होता है, वो सॉइल न्यूट्रिएंट्स से ज़्यादा रिच होता है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इरिगेशन की। इरिगेशन जो है वो हमारी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उसके अंदर 4th नंबर पे आता है, और इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। क्योंकि इरिगेशन में क्या हो रहा होता है, हम लोग वाटर की नीड को कंप्लीट करा रहे होते हैं। हमारी जो क्रॉप है उसकी वाटर की जो नीड है उसकी हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कंप्लीट करा रहे होते हैं। उसकी जो वाटर की नीड है उसको हम लोग मीट करवा रहे होते हैं। ओके, अगर उसको रेगुलर इंटरवल पे पानी नहीं मिलेगा हमारी क्रॉप को, अगर उसकी जो वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो अगर फुलफिल नहीं हो पाएगी रेगुलर इंटरवल पे, तो हमारी जो क्रॉप है वो ऑब्वियसली ग्रो भी नहीं कर पाएगी। ओके, तो इरिगेशन क्या है, इरिगेशन इज दी completing the demand for water on a regular interval. Okay, so the supply of water to crops at regular intervals is called irrigation. यानी कि हमारी जो crops है उनको regular interval के ऊपर water की supply करने को हम क्या कहते हैं, irrigation कहते हैं। Okay, so the time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season. In summer द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। अब हमारी जो टाइमिंग है ना, रेगुलर इंटरवल्स पे हमने बात तो कर ली कि रेगुलर इंटरवल्स पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर को सप्लाई कर रहे हैं हमारी क्रॉप्स को, ठीक है। लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी है, ओके, यानी कि ये जो टाइम इंटरवल है, रेगुलर इंटरवल्स का जो टाइम पीरियड है ना, फ्रीक्वेंसी है, वो क्रॉप टू क्रॉप क्या होती है, चेंज हो जाती है। सोइल टू सोइल भी चेंज हो जाएगी, ओके, और सीजन टू सीजन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये क्या है, इट इज़ वेरी स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉप। हर क्रॉप के लिए उसका जो टाइम पीरियड है, रेगुलर इंटरवल या फिर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है इरिगेशन की, वो डिफरेंट होगी। हर सोइल के लिए भी क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। प्लस सीजन में भी वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। जैसे हमारे पास में समर सीजन है तो उसमें हमें क्या चाहिए होगी, ज़्यादा जल्दी हमें पानी चाहिए होगा। तो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, बेसिकली हमारा जो टाइम इंटरवल वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, जल्दी हमें पानी चाहिए होगा। रेनी सीजन में हमें ज़्यादा जल्दी पानी नहीं चाहिए होगा क्योंकि पानी हमारे पास में पहले से अवेलेबल है। विंटर सीजन में भी हमें ज़्यादा जल्दी पानी नहीं चाहिए होगा। ओके, किसी क्रॉप, जैसे हमारे पास में राइस है, पैडी है, ओके, वो जो क्रॉप है उसको क्या चाहिए होता है, उसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी चाहिए होता है, तो वो क्या करेगी, रेनी सीजन में ग्रो करेगी। तो डिपेंड करता है उसका इंटरवल क्या होगा, कम हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि कौन सी क्रॉप है हमारी, कौन से सीजन में है, कौन सी सोइल पे है, उसके हिसाब से हमारी जो फ्रीक्वेंसी है या फिर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन है या फिर जो टाइम इंटरवल है वो क्या हो जाएगा, चेंज होता हुआ चला जाएगा। ओके, सो वाटर इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। वाटर एसेंशियल क्यों है प्लांट्स के लिए, क्योंकि भाई जर्मिनेशन जो है हमारे सीड्स का, वो ड्राई कंडीशंस में तो नहीं हो पाएगा। उसको वाटर चाहिए होगा जर्मिनेट करने के लिए सीड को, ओके, मॉइस्ट कंडीशन चाहिए होगी उसको, प्लस वाटर। और इसलिए भी ज़रूरी है कि भाई हमारी जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा पाए, ऑप्टिमम ग्रोथ हो पाए। जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसके अंदर हमारी यील्ड इंक्रीज होगी। तो वाटर जो है, इट इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर प्लांट टू ग्रो एंड टू जर्मिनेट। ठीक है, सीड्स के जर्मिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। अब कुछ न्यूट्रिएंट जो है वो हमारे जो वाटर है उसके अंदर क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, और वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे जो प्लांट है उसके डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। ओके, वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर
करंट्स। वाटर जो है हमारी क्रॉप को फ्रोस्ट और हॉट एयर करंट्स दोनों से ही क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ओके, टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सोइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। अगर हमें हमारी जो सोइल है उसकी जो मॉइस्चर है उसको अगर हमें मेंटेन करना है, ठीक है, ताकि हम लोग हेल्दी क्रॉप की ग्रोथ करा सकें, ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी सोइल को रेगुलर इंटरवल के ऊपर वाटर देना पड़ेगा। फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। ओके, टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सोइल ऑफ, ठीक है, हमारी जो सोइल है उसका मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए, सो दैट हम हेल्दी क्रॉप ग्रोथ करा सकें, हमें रेगुलर इंटरवल के ऊपर सोइल को या फिर फील्ड को वाटर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। ओके, इरिगेशन के लिए जो वाटर है हमारा, उसके सोर्सेज क्या क्या है हमारे पास में, वेल्स हैं, कुएँ हैं, ट्यूबवेल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, डैम्स हैं, कैनाल्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट है उसके लिए क्या है, सारे के सारे हमारे पास में सोर्सेज हैं। ओके, अब जो इरिगेशन है हमारा, ओके, उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्निक्स। कुछ हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स जो हम लोग पुराने ज़माने से एंशिएंट हिस्ट्री से हम लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं, तो वो क्या है, हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन के अंदर आएंगे। ठीक है, कुछ हमारे जो मॉडर्न मेथड्स है जो कि हमने टाइम के साथ में हमने उनको एडवांसमेंट के साथ में हम लोगों ने उनको चेंज किया है, तो वो हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि विच आर ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन एंड विच आर मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन कौन कौन से हैं हमारे, इन डिफरेंट प्लेसेस water from wells, lakes and canals is lifted and transported to the field by using various methods। अब कई जगह पे क्या होता है, हमारा जो पानी है, ओके, वो हम कहाँ से उठाते हैं, हम लोग वेल से, कुओं से उठा रहे होते हैं, लेक से उठाते हैं, या फिर कैनाल से हम लोग उनको पानी को उठा रहे होते हैं और उसको क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, कहाँ तक, अपनी फील्ड्स तक, उनके अपने खेतों तक, एंड बाई यूजिंग वेरियस मेथड्स, डिफरेंट मेथड को यूज़ करके। ओके, तो जो हमने वाटर बॉडीज़ जो हैं उनको सेलेक्ट कर लिया, कौन कौन से, वेल, लेक्स, कैनाल्स, ठीक है, इनसे हम अपना पानी उठाएंगे और उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करा देंगे कहाँ पे, अपने खेतों के अंदर, बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स। ओके, और ये कौन कौन से मेथड है जिनको हम लोग यूज़ करेंगे, दीज मेथड्स मेक यूज़ ऑफ ईदर कैटल और ह्यूमन लेबर। ये जो मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल मेथड की हम बात कर रहे हैं, तो ये मेथड्स क्या करेंगे, या तो हम लोग कैटल का यूज़ कर रहे होंगे किसी का, ओके, बुल का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कैमल का यूज़ कर सकते हैं, हॉर्स का यूज़ कर सकते हैं, तो या तो हम किसी कैटल का यूज़ कर रहे होंगे या फिर हम लोग ह्यूमन लेबर का यूज़ कर रहे होंगे, सो दैट हम लोग इन वाटर को ट्रांसपोर्ट करवा पाएँ। क्योंकि देखो, वेल तो एक जगह पर ही होगा ना, हमें तो पूरी फील्ड में चाहिए, ओके, तो हमें वहाँ से अगर पूरी फील्ड में पानी पहुँचाना है तो हमें या तो कैटल का यूज़ करना पड़ेगा या फिर ह्यूमन लेबर का यूज़ करना पड़ेगा। सिमिलरली लेक से भी अगर हमें पानी पहुँचाना है तो भाई लेक तो एक ही जगह पे, हर जगह पे थोड़ी ना खेत में, तो वहाँ तक लेक से हमें खेत तक पानी पहुँचाना है, फील्ड तक अगर हमें पानी पहुँचाना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो हमें कैटल या फिर ह्यूमन लेबर का यूज़ करना पड़ सकता है। हम ट्रेडिशनल मेथड की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। ओके, तो एक जगह से दूसरी जगह तक पानी पहुँचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैटल या फिर ह्यूमन लेबर का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, एज ए रिजल्ट दीज मेथड्स आर लेस एक्सपेंसिव बट लेस इफेक्टिव। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव तो होते हैं भाई। लेस एक्सपेंसिव क्यों होते हैं, क्योंकि कैटल्स हम लोग अपने घर पे रखते हैं, ओके, तो हम उन्हीं का यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा खर्चा ज़्यादा नहीं आ रहा है। या फिर ह्यूमन लेबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो फार्मर्स खुद से ये काम कर रहे होते हैं, ओके, तो उनका एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा नहीं आ रहा होता है। लेकिन ये क्या होता है, लेस इफेक्टिव होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, लेस इफेक्टिव होते हैं। इनका जो इफेक्ट है वो क्या होता है, काफ़ी कम होता है। क्या होता है, ये लेस इफेक्टिव मेथड्स होते हैं। ओके, तो वेरियस ट्रेडिशनल मेथड्स कौन कौन से हैं वो हम बात करते हैं। सबसे पहले है मोट। मोट क्या है, पुली सिस्टम। पुली सिस्टम हम लोग उसमें कैटल्स का यूज़ कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, पुली का यूज़ करते हैं और उससे वो पानी, वेल से पानी निकाल रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज चेन पंप। दूसरा क्या है, चेन पंप। वो चेन, उसमें भी हम लोग कैटल्स और ह्यूमंस लेबर का यूज़ करके हम लोग पंपिंग कर रहे होते हैं पानी की, वेल से या फिर लेक से, और उसका हम लोग यूज़ करके हम लोग इरिगेशन करा रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज धेकली। धेकली में क्या होता है कि हम लोग कैटल्स को एक ऐसे रन करा रहे होते हैं और वो पानी बाहर निकाल रहा होता है। ओके, तो धेकली हो गया। या फिर राहत। राहत में क्या हम लोग लीवर सिस्टम यूज़ करते हैं। तो ये सारे क्या है, हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन है। ओके,
नेक्स्ट इज pumps are commonly used for lifting water, diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run these pumps. ओके अब जनरली क्या हो गया कि ना इनकी जगह पहले हम क्या कर रहे थे, कैटल और ह्यूमन लेबर को हम लोग यूज़ कर रहे थे, अब उनकी जगह पे हम लोग पंप्स को यूज़ करने लगे टू लिफ्ट दी वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, वेल से, लेक से, कैनाल से, उनसे हमें अगर वाटर को लिफ्ट करके ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करने लगे, अब पंप का यूज़ करने लगे, ना कि कैटल और ह्यूमन लेबर का. ओके ह्यूमन लेबर और कैटल की जगह पर हम पंप्स यूज़ करने लगे. और पंप्स को चलाने के लिए हम लोग डीजल का यूज़ कर लेते हैं, बायोगैस का भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या फिर सोलर एनर्जी का भी हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं. ओके तो अब ये क्या है, इनको जो हमारे ह्यूमन लेबर और जो हमारे कैटल्स का जो यूज़ हो रहा था उसको किसने रिप्लेस कर दिया, पंप्स ने रिप्लेस कर दिया. तो हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उसको धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारे जो मॉडर्न मेथड्स है वो रिप्लेस करते हुए चले जा रहे हैं. ओके तो ट्रेडिशनल मेथड्स जो है हमारे इरिगेशन के, उनको एक वीडियो के थ्रू और देखते हैं. सो आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होगा कि ट्रेडिशनल मेथड्स में हम लोग किस तरीके से उनका हम लोग यूज़ करते थे इरीगेशन पर्पसेस के लिए. ओके सो लेट्स वॉच ए वीडियो. ओके इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो हमारा प्लांट है उसको वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों है, उसको नीड क्या है वाटर की. ओके इरिगेशन किस लिए ज़्यादा ज़रूरी है, प्लस हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं वो कौन कौन से ट्रेडिशनल मेथड्स हैं और उनको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे. तो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरीगेशन इसके अंदर हम लोग देख रहे होंगे, प्लस हम लोग ये जान रहे होंगे कि भाई वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो प्लांट को कितनी ज़्यादा और किस लिए है. ओके तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर से हमें क्या करते हैं, ग्रोथ करा रहे होते हैं, प्लस उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वाटर के अंदर जो डिजोल्व होते हैं उनको भी हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट करा रहे होते हैं हमारे प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक. ओके और वाटर को एब्जॉर्ब कौन करता है, हमारी रूट्स एब्जॉर्ब कर रही होती है. ओके तो मॉइस्ट सॉइल अगर होगी तो वहाँ पे हमारे पास में क्या है, मॉइस्ट सॉइल का मतलब क्या है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर है. तो सॉइल के अंदर हमें मॉइस्चर को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इरीगेशन भी हमें कराना पड़ेगा. ओके प्लस जो हमारे सीड्स हैं उनको जर्मिनेट करने के लिए भी हमारा जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. ओके तो वाटर हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ दी सीड्स ऑल्सो, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इरीगेशन करानी पड़ेगी. और इरीगेशन क्या है, इरीगेशन इज सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट स्पेसिफिक इंटरवल्स या फिर रेगुलर इंटरवल्स. कुछ रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर हम क्रॉप्स को क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सप्लाई ऑफ वाटर कराते रहेंगे सो दैट हमारी क्रॉप्स जो है वो इंक्रीज अमाउंट में उनकी ग्रोथ होती रहे, जर्मिनेशन होता रहे. तो देखो पहला मेथड तो क्या है भाई, बारिश हो जाए, रेन हो जाए. ओके अगर रेन हो गई तो ऑब्वियसली हमें क्या है, हमें नेचुरली हमें क्या, हमारी जो क्रॉप है उनको क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा. ओके तो सप्लाई ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन दी कंडीशन. ओके भाई किसी हमारा जो नेचर है वो उसकी कंडीशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, सीजन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई कितनी फ्रीक्वेंटली हमें क्या है, पानी की सप्लाई हमें वहाँ पे करनी है. अगर देखो समर है तो हमें हाई फ्रीक्वेंसी में हमें जल्दी जल्दी उसको क्या करना पड़ेगा, पानी को देना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, हीट की वजह से इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है. हीट की वजह से अगर इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी हमारी क्रॉप्स को पानी देना पड़ेगा. मॉनसून में जब बारिश हो रही है तो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ओके अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. भाई हमारे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन कौन कौन से हैं, पॉन्ड्स हैं, वेल्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं और जो हमारे जो डैम्स हैं, ये क्या है, हमारे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. यहाँ से हम लोग हमारे जो पानी है उसको हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं. ओके तो पहला क्या है, हम लोग क्या है, एक पुली सिस्टम से, लीवर सिस्टम से हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी को हमारे वेल से हम लोग खींच सकते हैं और ह्यूमन लेबर का यूज़ करके या फिर कैटल्स का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, उसको फील्ड तक लेके जाएंगे. देखो कुआं तो एक ही जगह पे होगा ना, तो हम लोग कैटल्स या फिर ह्यूमन लेबर का यूज़ करके इस पानी को यहाँ से लिफ्ट करके कहाँ पे, अपनी फील्ड तक लेके चले जाएंगे. ओके सो दीज आर ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरीगेशन. ये क्या हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरीगेशन. उसमें हम लोग क्या, पुली सिस्टम हम लोग ऐसे हाथ से खींच सकते हैं, चेन पंप है. ओके पुलिस सिस्टम में क्या होगा, मोट या फिर पुलिस सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुएं से अपने हाथों से क्या कर रहे होंगे, पानी को खींच रहे होंगे, या फिर हम लोग इसमें कैटल्स का, एनिमल्स का भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है हम लोग उसमें से पानी को खींच रहे होंगे और उस पानी को हम लोग क्या कर रहे होंगे, हमारी क्रॉप्स या फिर फील्ड्स या फिर हमारी जो खेत है वहाँ तक हम लोग लेके जाएंगे. तो इसलिए क्या है, इसमें क्या होगी, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी और ये क्या होगा, लेस एफिशिएंट होगा. अब हमें थोड़ी ना पता है कि हमने कहाँ पे कितना ज़्यादा पानी डाला है. ओके तो इसलिए ये थोड़ा सा गलत है. नेक्स्ट इज चेन पुलिंग. अब चेन पुलिंग में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से रोटेट करते चले जाएंगे. जैसे जैसे इसको रोटेट करते हुए चले जाएंगे तो हमारा जो पानी है वो क्या हो जाएगा,
वो पानी इसमें आता चला जाएगा। देखो इसको हम लोग मैन्युअली या फिर हम लोग इसको कैटल का यूज़ करके हम इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, और रोटेट करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो पानी है वो आता हुआ चला जाएगा इसके अंदर। ओके, तो ये भी क्या है, हमारा जो मेथड है ये क्या है, हमारा लेस एफिशिएंट है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ह्यूमन लेबर जो है वो लग रहा है, तो वो क्या है, स्लो प्रोसेस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज ढेकली। ढेकली क्या है, ढेकली एक और ट्रेडिशनल मेथड है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से स्पिन कराएंगे, इसको हम स्पिन कराएंगे। इसके लिए हम लोग क्या कैटल वगैरह का यूज़ करते हैं। ओके, तो कैटल्स क्या करते हैं, इस ढेकली को क्या करते हैं, स्पिन कराते हैं। ये जो हमने ढेकली है ना, दिस इज कॉल्ड एज ढेकली। ओके, तो इसको हम लोग ह्यूमंस का यूज़ करके या फिर ह्यूमन लेबर का यूज़ करके या फिर कैटल का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसको पानी को वेल से निकालेंगे और फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, फील्ड के अंदर पहुंचाएंगे। ओके, तो ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही है ना इसमें, बहुत ज़्यादा क्या है, लेस एफिशिएंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज राहत सिस्टम। ओके, राहत सिस्टम क्या है, इट इज़ 1300 ईयर्स ओल्ड मेथड। ये क्या है, 1300 ईयर ओल्ड मेथड है। इसमें देखो इन्होंने क्या कैटल्स बुल्स को यूज़ किया है। ओके, और वो इसको क्या करेंगे, एक सर्कुलर मोशन में कराएंगे, और इसको सर्कुलर मोशन में जब वो रोटेट करेंगे, ओके, तो ये क्या होगा, यहाँ से हमारा पानी जो है, ये जो सर्कल है वो जैसे सर्कुलर मोशन में रोटेट करेंगे, हमारा ये जो राहत का जो सिस्टम है ये क्या हो जाएगा, ये रोटेट करना शुरू हो जाएगा। ओके, देखो ये क्या है, हमारे सर्कुलर मोशन में ऐसे रोटेट करना शुरू करेंगे। हमारे जो बुल्स हैं या फिर जो भी कैटल्स हम लोग यूज़ करेंगे वो क्या कहते, देखो ये जैसे जैसे सर्कुलर मोशन में रोटेट करना शुरू करेंगे तो हमारे यहाँ पे जो चरखा है ये चलता हुआ चला जाएगा, और ये क्या करेगा, हमारे पानी को, यहाँ पे क्या है, हमारे पानी को क्या करेगा, ये बेसिकली बाल्टियाँ ही हैं, ठीक है, ड्रम्स हैं पानी के, वो पानी को इधर से निकालेगा और वो ऐसे ट्रांसफ़र करता रह जाएगा। ओके, सो दीज आर द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। और जो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन आपने देखा अभी कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन है उनके अंदर कितनी ज़्यादा एक्सटेंसिव ह्यूमन लेबर लग रहा है, ठीक है, कितना एक्सटेंसिव वहाँ पे कैटल का लेबर लग रहा है। ओके, और हमारी जो एफिशिएंसी है, जो पानी जो निकल रहा है वो क्या है, काफ़ी कम है। तो इसीलिए जो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन है दे आर लेस एफिशिएंट, इसीलिए हम लोग उनको क्या कर रहे हैं, रिप्लेस करते हुए चले जा रहे हैं विद मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अब हम आगे पढ़ेंगे कि मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन क्या होता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। हमने ट्रेडिशनल मेथड में देखा कि वो कितने ज़्यादा एक्सटेंसिवली ह्यूमन लेबर और कैटल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, वो कितने लेस एफिशिएंट थे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन जो कि उनको रिप्लेस कर रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं कि व्हाट आर द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ओके, सो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड्स यूज्ड आर स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। ओके, तो मॉडर्न मेथड क्या होता है, हमारे जो पानी है उसको इकोनॉमिकली यूज़ करने में हेल्प करते हैं, उसको वेस्ट नहीं होने देते हैं। ओके, तो जो मेन सिस्टम्स हैं, जो वाटर के जो मेन सिस्टम्स हैं मॉडर्न मेथड में, वो क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। ओके, तो हम पहले बात करते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम की। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है। ओके, सो दीज आर मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर देर इजंट इनफ वाटर। जहाँ पे हमारे पास में पानी की कमी हो और अनइवन लैंड हो, वहाँ पे क्या है, हमारे स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। ओके, एट रेगुलर इंटरवल्स द परपेंडिकुलर पाइप्स with rotating nozzles on the top are connected to the main pipeline। इसमें क्या करता है, हम हमारी जो फील्ड होता है, हमारा जो खेत होता है, उसके अंदर हम लोग क्या परपेंडिकुलर पाइपलाइंस को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिछा देते हैं, और उसमें उसके अंदर क्या होता है, हम लोग एक परपेंडिकुलर पाइप लगा देते हैं जिस पे क्या होता है, हमारा एक नोजल, रोटेटिंग नोजल हमारी लगी रहती है, और वो क्या करता है, जैसे ही हम उसके अंदर पानी फ्लो कराते हैं तो वो रोटेटिंग नोजल क्या करती है, उसको एक सर्कुलर डायरेक्शन के अंदर उसको पानी को क्या कर रही होती है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है, उसको क्या करती है, स्प्रिंकल करती रहती है। ओके, तो इस तरीके से हमारे स्प्रिंकलर वाटर सिस्टम, हम वीडियो के थ्रू भी देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि किस तरीके से हमारे जो स्प्रिंकलर सिस्टम है उसके अंदर हमारे जो पानी है वो क्या होता है, हमारी फील्ड के अंदर, खेतों के अंदर जा रहा होता है। ओके, तो स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ करके हम किस तरीके से इरीगेशन कराते हैं वो हम एक वीडियो में भी देखेंगे। ओके, वाटर एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल व्हेन इट इज परमिटेड टू फ्लो अंडर प्रेशर थ्रू द मेन पाइप विद दी हेल्प ऑफ ए पंप। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी जो मेन पाइप है उसमें हम पंप की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक प्रेशर से वाटर को क्या करेंगे, उसको हम लोग फ्लो कराएंगे। अब जब वो एक प्रेशर से उसके अंदर जब वो फ्लो करेगा तो क्या करेगा, उसके ऊपर जो हमारी परपेंडिकुलर पाइप्स हैं वो क्या करेंगे, उसको रोटेट करा के उसको क्या करेंगे, हमारी पूरी फील्ड को इरिगेशन या फिर पूरी फील्ड को वाटर क्या प्रोवाइड कर रही होंगी। ओके, इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप
एज इफ इट इज़ रेनिंग। और ये हमारी जो क्रॉप है उसके ऊपर क्या है, स्प्रिंकल होने लग जाता है, वाटर क्या है, स्प्रिंकल होने लग जाएगा। जैसे बारिश के टाइम पर होता है ना, स्प्रिंकलिंग हो रही होती है, तो वैसे ही हमारे यहाँ पे स्प्रिंकलर वाटर सिस्टम के अंदर हो रहा होगा। ओके, तो इसके अंदर हमारा जो वाटर है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, वो उतना ही यूज़ होगा जितनी हमारी प्लांट की रिक्वायरमेंट है। ओके, नेक्स्ट इज ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम जो है, ड्रिप सिस्टम इज़ बेसिकली फ्रॉम इज़राइल। ठीक है, इज़राइल की जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वहाँ से हमने ड्रिप सिस्टम लिया है। यहाँ पे क्या होता है, ड्रिप सिस्टम के अंदर क्या होता है, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, सो इट इज़ कॉल्ड एज ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या होगा, हमारी जो पाइप्स हैं उनको हम इस तरीके से लगाएंगे, इस तरीके से हमारी फील्ड के अंदर लगाएंगे कि हमारी जो रूट्स है, प्लांट की जो रूट्स हैं, वो वहाँ पे ही उसके क्या होंगे, पाइप्स हमारे पास में कनेक्टेड होंगे और वो वहाँ पे ही पानी को क्या कर रहा होगा, सीक्रेट कर रहा होगा ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो यानी कि वहाँ पे पानी की जो वेस्टेज है वो और ज़्यादा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पानी और इकोनॉमिकली हम लोग यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट पानी कहाँ पे दे रहे हैं, जहाँ पे प्लांट है। ओके, जहाँ पे प्लांट है वहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप वो क्या करेगा, पानी को सीप करते रहेगा, पानी को छोड़ते हुए चला जाएगा। ओके, सो इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। उसकी जो प्लांट की जो रूट्स हैं डायरेक्टली उनके पास में ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारा पानी गिरता हुआ चला जाएगा। सो इट इज़ कॉल्ड एज ड्रिप सिस्टम, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ड्रिप सिस्टम भी कहते हैं। ओके, इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। ओके, ये क्या है, हमारी बेस्ट टेक्निक है किस चीज़ के लिए, वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, जो हमारे फ्रूट के जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए। ओके, गार्डन्स के लिए एंड ट्रीज़ के लिए, जो बड़े बड़े ट्रीज़ हैं उनके लिए क्या है, इट इज़ द बेस्ट टेक्निक। यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो प्लांट की जो रूट है उसको डायरेक्ट पानी मिल रहा होता है, तो उसकी वजह से हमारा जो वाटर है वो वेस्ट नहीं हो रहा होता है। ओके, सो वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। यहाँ पे हमारा वाटर जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो रहा होता है। ओके, इट इज़ बोन इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। जहाँ पे हमारे पानी की कमी है वहाँ पे क्या है, ये बहुत ही अच्छा और इकोनॉमिकल मेथड है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इट इज़ ए बून। इट इज़ ए क्या है, बून। बून मतलब क्या है, वरदान। ये क्या है, जिन रीजन्स में पानी की कमी है वहाँ पे ये एक वरदान की तरह एक सिस्टम है, जो कि एक वरदान की तरह काम करेगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो प्लांट्स हैं उनको उनकी रूट्स पे क्या करेगा, प्लांट को वाटर सप्लाई करेगा, उनकी रूट्स पे जाके वाटर सप्लाई करेगा और वाटर को वेस्टेज, वाटर की जो वेस्टेज हो रही थी उससे उसको क्या कर लेगा, बचा लेगा। तो वाटर की वेस्टेज ना करा के प्लांट की ग्रोथ को मैक्सिमम करा पाएगा। तो इट इज़ ए बून फॉर द रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। ओके, एक वीडियो के थ्रू देखते हैं कि किस तरीके से हमारी जो स्प्रिंकलर सिस्टम है और कैसे हमारा जो ड्रिप सिस्टम है वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, वो एक वीडियो के थ्रू देखते हैं। सो आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होगा कि किस तरीके से हमारे जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो फंक्शन कर रहे हैं और किस तरीके से हमारे जो ड्रिप सिस्टम है वो फंक्शन कर रहा है। ओके, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे जो मॉडर्न मेथड्स हैं इरिगेशन के, वो किस तरीके से हमारे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन है वो फंक्शन करते हैं और किस तरीके से वो जो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन है वो हमारे ट्रेडिशनल मेथड से ज़्यादा इम्प्रूव्ड या फिर मोर एफिशिएंट है। ओके, सो लेट्स सी मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, कि मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन है वो किस तरीके से हमारे फंक्शन कर रहे होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम। देखो ये स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है और दूसरा क्या है हमारा ड्रिप सिस्टम। मॉडर्न मेथड्स में क्या है, दो टाइप के हैं हमारे, पहला ड्रिप सिस्टम, दूसरा स्प्रिंकलर सिस्टम। ओके, हम बात करते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम की। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होगा, एक हमारी नोजल होती है, उससे क्या होता है, स्प्रिंकल हो रहा होता है वाटर। तो देखो इसको हम क्या करते हैं, हमारे खेत के अंदर हम इस तरीके से हमारे स्प्रिंकल सेट कर देते हैं। ओके, अभी जो स्प्रिंकल्स हमने जो सेट किए हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको हमने, ये पाइप है नीचे, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर पाइप रखी है और उसके ऊपर हमारी जो है नोजल है, वो नोजल क्या करेगी, रोटेट करती रहती है। ओके, तो हम क्या करते हैं, पंप के थ्रू जो इसकी जो पाइप्स है जो हमने पहले बिछा रखी थी ना खेत में, उसके अंदर पंप के थ्रू हम क्या करते हैं, हम पानी को फ्लो कराते हैं। हम पानी को क्या कराएंगे, उसके अंदर फ्लो कराएंगे और वो जब पानी यहाँ पे पहुँचेगा तो ये क्या होगा, स्प्रिंकल क्या करेगा, मूव करता रहेगा, ये क्या करेगा, रोटेट करता रहेगा और ये रोटेट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वो हमारी जो अर्थ, हमारी जो फील्ड है, हमारी जो खेत है उसके अंदर वो क्या करेगा, पानी जैसे जैसे वो रोटेट करता हुआ चला जाएगा उसके अंदर वो पानी की इरिगेशन या फिर पानी की सप्लाई करता हुआ चला जाएगा। ओके, जैसे हमारी जो सैंडी सॉइल्स है जहाँ पे क्या है हमारे पास में पानी की कमी है, वहाँ पे हमारे पास में क्या कर सकते हैं, ड्रिप सिस्टम का हम लोग यूज़ करेंगे। तो ड्रिप सिस्टम के अंदर हम क्या करेंगे, ड्रिप सिस्टम के अंदर हमारी जो प्लांट है, ओके, जो हमारी प्लांट है उसकी जो रूट्स हैं वहाँ तक हम लोगों को क्या करेंगे, पाइपिंग हम लोगों ने एक पाइप्स का हम लोग क्या करेंगे, नेटवर्क बिछा देंगे। तो देखो ये डायरेक्ट क्या है, ड्रिप्स, पानी की बूंदें गिर रही होंगी। देखो ये क्या है, डायरेक्ट बूंद गिर रही है कहाँ पे, उसकी रूट्स पे। तो उसकी रूट्स पे ही डायरेक्ट क्या होंगे, हमारी प्लांट की
जो प्लांट की जो रूट्स है वहीं पे हमारा क्या होगा, पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा होगा। ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर हमारे प्लांट्स की रूट्स पे अगर पानी गिर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, ड्रिप सिस्टम कहेंगे। यहाँ पे हमारा जो पानी की जो वेस्टेज है वो और क्या हो जाएगी, और ज़्यादा कम हो जाएगी। ओके, तो एडवांटेजेस ऑफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, एडवांटेजेस क्या हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की। पहला क्या है, ड्रिप सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, सो वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। ये क्या करता है, प्लांट को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे हमारा पानी जो है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। दूसरी एडवांटेज क्या है, ड्रिप सिस्टम मिनिमाइजेज द यूज ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर, सो ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज वेरी यूजफुल इन दोज रीजन वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। अब ये जो इरिगेशन के लिए जो हमारा पानी है, ठीक है, वो क्या करता है, उसकी पानी की जो रिक्वायरमेंट है उसको क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है, क्योंकि क्या ड्रॉप बाय ड्रॉप हर प्लांट को क्या कर रहा होता है, पानी दे रहा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे हमारे पास में पानी की कमी है, वहाँ पे ये जो ड्रिप सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि ये पानी की वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता है। ये वाटर की जो यूसेज है उसको इकोनॉमिकली यूज़ कर रहा होता है। सो ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम जो हैं वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट वे हैं जिनको हम लोग इरिगेशन के लिए आजकल यूज़ कर रहे हैं, सो दैट हमारी जो वाटर की जो सप्लाई है वो भी हो सकती है, वो भी प्रॉपरली हो पा रही है प्लांट्स तक। ओके, और हम पानी को वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। सो इसीलिए हमारे जो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हैं दे आर मोर एफिशिएंट देन द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ओके, नेक्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जो है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। हमारी जो क्रॉप है उसको हमें क्या, वीड से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ओके, वीड्स क्या होते हैं, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स, जिनकी हमें अनवांटेड मतलब जिनकी ज़रूरत नहीं है हमें। ओके, अनवांटेड प्लांट्स, तो इनसे हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो क्रॉप है उसको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। ओके, अनडिजायरेबल प्लांट्स या फिर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली अलोंग विद क्रॉप आर कॉल्ड एज वीड्स। जो हमारी क्रॉप के साथ में नेचुरली ग्रो करते हैं, जो क्या है हमारे लिए, जिनका कोई भी यूज़ नहीं, अनडिजायरेबल है या फिर अनवांटेड प्लांट्स हैं। ओके, सो रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, और इनके जो वीड्स को हम रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। ओके, सो रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। ओके, सो रिमूवल ऑफ वीड्स इज एसेंशियल बिकॉज, भाई इसकी नीड क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है, नेसेसिटी क्या है, एसेंशियल क्यों है वीड्स को रिमूव करना, उसके पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। ओके, पहला पॉइंट क्या है, वीड्स compete विद क्रॉप्स फॉर स्पेस, लाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब वीड्स जो है अगर हमारे वहाँ पे क्रॉप के अंदर प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेंगे, हमारी क्रॉप के साथ में compete करना शुरू करेंगे। फॉर स्पेस के लिए compete करेंगे, लाइट के लिए compete करेंगे, वाटर के लिए compete करेंगे और न्यूट्रिएंट्स के लिए compete करेंगे। तो अगर वो हमारी क्रॉप के लिए कंपटीशन बन रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वीड्स, क्योंकि उनकी तो हमें ज़रूरत नहीं, क्रॉप की तो हमें ज़रूरत है ना, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वीड्स को वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज दे मे इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग एंड कैन बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ओके, वो क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग के अंदर भी क्या करेंगे, इंटरफियर करेंगे, हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी क्या करेंगे, वो दिक्कत क्रिएट करेंगे। प्लस दे कैन बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, प्लस वो क्या हो सकते हैं, हमारे ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स के लिए वो क्या हो सकते हैं, पॉइजनस भी हो सकते हैं, इसलिए भी उनका रिमूवल बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है। ओके, फार्मर्स यूज ए वेराइटी ऑफ टेक्निक्स टू एलिमिनेट वीड्स एंड regulate their growth. Okay, tiling before planting crops help us to uproot and kill weeds which would otherwise dry out and combine with the soil. Okay, फार्मर्स जो हैं वो बहुत सारे मेथड्स को, बहुत सारी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं ताकि वो क्या करें, वीड को वहाँ से हटा सकें, वीड को क्या कर सकें, एलिमिनेट कर सकें, यानी कि अनवांटेड या फिर अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को वहाँ से क्या कर सकें, हटा सकें, उनको वहाँ से हटाने के बाद में उनको रेगुलेट कर सके कि वो वापस भी ग्रो ना करें। उसमें से एक जो हमारा मेथड है जो कि फार्मर्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ टाइलिंग बिफोर सोइंग द प्लांट्स, प्लांटिंग द क्रॉप्स। हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना, जो फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस थी, टाइलिंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल। ओके, तो वो क्या करता है, वो वीड्स को अप्रूट करने में हेल्प करता है और प्लस क्या करता है, इट किल्स द वीड, वो क्या करता है, वीड को वहीं पे मार देता है, तो उसकी जो ग्रोथ है उसको होने ही नहीं देता है। ओके, नेक्स्ट इज द परफेक्ट टाइम टू गेट rid of weeds is before they flower and releases seeds.
जो एग्जैक्ट टाइम है, जो परफेक्ट टाइम है वीड्स को हटाने का, वो क्या है, जबकि वो उसके ऊपर वीड्स के ऊपर फ्लावर ना आ पाए, ओके, वो अपने सीड्स को जर्मिनेट ना कर पाए, उससे पहले अगर हमने वीड को निकाल दिया तो वो क्या कर पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। ओके, सो द परफेक्ट टाइम टू गेट रीड ऑफ वीड्स इज बिफोर दे फ्लावर एंड रिलीज सीड्स। उनके ऊपर फ्लावर और अगर उन्होंने सीड्स रिलीज कर दिए तो वो क्या हो जाएगा, उनका नंबर एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। सो द परफेक्ट टाइम इज बिफोर दे फ्लावर एंड रिलीज सीड्स। Okay, so the manual removal includes physical removal of weeds. मैनुअल रिमूवल क्या होता है भाई, फिजिकली हम लोग वीड्स को अप्रूट कर रहे हो, हाथों से अप्रूट कर रहे हो, ओके, और बाय अप्रूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम विद बाय द हेल्प ऑफ खुरपी और सीड ड्रिल। ओके, या तो हम लोग उनको क्या कर रहे हैं, हाथ से उनको निकाल रहे हो, या फिर हम लोग देखो इनको यहाँ पे क्या है, हम लोग उसको क्या है, वीड्स को हाथ से निकाल रहे हो, अप्रूट कर रहे हो, या फिर हम लोग ये जो इसको हम क्या बोलते हैं, खुरपी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, खुरपी, या फिर हम उसको क्या करें, खुरपी का यूज़ करके, इसको हम क्या बोलते हैं, खुरपी बोलते हैं, या फिर हम लोग खुरपी का यूज़ करके उन वीड्स को क्या कर रहे हो, वहाँ से मैन्युअली हटा रहे हो। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जो है वीड्स को वहाँ से, हमारी जो फील्ड है वहाँ से हम लोग क्या कर रहे होंगे, उनको हटा रहे होंगे। ओके, वीड्स कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड विद द यूज ऑफ वीडिसाइड्स सच एज 2,4-D। ओके, वीड्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, वीडिसाइड का यूज़ करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ से हटा सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल उन्होंने दिया है 2,4-D। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, वीडिसाइड, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फार्मर क्या है, वीडिसाइड का क्या कर रहा है, स्प्रिंकल कर रहा है, वीडिसाइड को क्या कर रहा है, स्प्रिंकल कर रहा है, छिड़का रहा है। ओके, तो उससे क्या होगा, जो हमारी वीड्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वहाँ से खत्म हो जाएंगे, वो वहाँ से वीड्स क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, वीड्स क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ओके, सो दीज आर यूज टू किल वीड्स इन द फील्ड्स, दे डू नॉट हार्म दी क्रॉप्स इन एनी वे। ओके, ये जो वीडिसाइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारी वीड्स को किल करने में हेल्प करते हैं, फील्ड के अंदर, खेत के अंदर जो वीड्स हैं उनको किल करने में हेल्प करते हैं, और ये हमारी क्रॉप को किसी भी तरीके से हार्म नहीं कर रहे होते हैं। ओके, सो वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन एंड देन स्प्रेड इन द फील्ड्स विद अ स्प्रेयर। वीडिसाइड्स को हम क्या करते हैं, वाटर के साथ में डाइल्यूट करते हैं और फिर उसके बाद में हमारी फील्ड के अंदर स्प्रे कर देते हैं, तो ये क्या करते हैं, वीड्स को क्या कर देंगे, किल कर देंगे, और हमारी क्रॉप को डैमेज नहीं कर रहे होंगे। ओके, तो स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट दी हेल्थ ऑफ फार्मर्स, बट जो अगर स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड जो है ना, वीड्स को अगर हम स्प्रे कर रहे हैं तो उससे फार्मर की हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। ओके, क्योंकि क्रॉप्स के ऊपर इनका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता, लेकिन फार्मर के ऊपर तो इनका हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। ओके, हेंस दे शुड यूज दिस केमिकल्स वेरी केयरफुली। इसलिए अगर फार्मर्स अगर वीडिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं तो उनका यूज़ जो है वो बहुत केयरफुली करना चाहिए। ओके, दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद ए पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग दीज केमिकल्स। अगर उनको वीडिसाइड स्प्रे करना है तो उनको अपना माउथ और प्लस उनके अपना जो नोज़ है, माउथ एंड नोज़ जो है उनको एक पीस ऑफ क्लॉथ से क्या कर लेना चाहिए, कवर कर लेना चाहिए वाइल स्प्रेइंग दीज केमिकल्स, बिकॉज ये ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होते हैं, क्रॉप्स के लिए हार्मफुल नहीं है, बट ह्यूमंस के लिए क्या होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं। ओके, सो वीड्स को हटाने के लिए हमारे पास में दो मेथड है, एक मैनुअल जिसमें हम लोग अप्रूट कर सकते हैं उनको हाथ से या फिर खुरपी का यूज़ करके, दूसरा वीडिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग उनको क्या कर सकते हैं, वीडिसाइड्स को स्प्रिंकल कर सकते हैं, जो कि वीडिसाइड्स क्या है, हमारी जो क्रॉप है उसके लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन वो हमारे वीड्स को क्या कर देंगी, किल कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो हमारी जो क्रॉप है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम वीड्स। अब क्वेश्चन देखते हैं इसी के बेसिस पे। क्वेश्चन क्या है, वट आर वीड्स एंड हाउ वी कैन कंट्रोल देम, कि वीड्स क्या होते हैं और उनको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स इन द फील्ड्स एंड इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय फॉलोइंग वेज। कौन कौन से, पहला तो ड्यूरिंग टाइलिंग दे आर रिमूव्ड। भाई जब स्टार्टिंग जो हमारे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल थी ना, उसमें हम लोग जो टाइलिंग कर रहे हैं उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वीड्स को रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट इज बाय रिमूविंग देम मैनुअली, रिमूविंग देम मैनुअली बाय हैंड और खुरपी, बाय hands by using खुरपी। ओके, हैंड्स और खुरपी का यूज़ करके। एंड द थर्ड वन इज बाय यूजिंग वीडिसाइड्स, वीडिसाइड्स या फिर केमिकल्स का हम लोग यूज़ करके इनको क्या कर सकते हैं, वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग। ओके, अगला क्या है हमारा, अगला एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या है हमारा, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है बेसिकली, जब हमारी क्रॉप जो है वो मैच्योर हो गई है, फुली मैच्योर होगी, फुली क्या होगी, ग्रो हो गई है। ओके, अब उसको हमें क्या करना पड़ेगा, हार्वेस्ट करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, उसको हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। ओके, सो द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ओके, जो हमारी क्रॉप है अगर वो मैच्योर होगी, उसकी फुली ग्रोथ हो गई है, तो उसके बाद जो कटिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। ओके, सीरियल क्रॉप्स यूजुअली टेक्स 3 to 4 months टू मैच्योर। जो सीरियल क्रॉप्स जो होती हैं हमारी, सीरियल की जो क्रॉप्स होती हैं वो 3 से 4 महीने में मैच्योर हो जाती हैं। ओके, हार्वेस्टिंग कैन बी डन मैनुअली यूजिंग सिकल और बाय मशीन्स यूजिंग हार्वेस्टर। हार्वेस्टिंग जो है वो दो तरीके से हो सकती है, या तो हम लोग क्या कर सकें, उसको मैनुअली भी कर सकते हैं यूजिंग ए सिकल। ओके, सिकल का यूज़ करके हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं, प्लस मशीन का यूज़ करके, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मशीन का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो इस मशीन को क्या कहते हैं, हार्वेस्टर कहते हैं। तो हार्वेस्टर मशीन का यूज़ करके भी हम लोग उसको हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और सिकल मैनुअली भी कर सकते हैं। ओके, आफ्टर हार्वेस्टिंग सेपरेटिंग शाफ्ट फ्रॉम ग्रेन कैन बी डन थ्रू थ्रेशिंग एंड विनोइंग। ओके, हमारे पास में जब हार्वेस्टिंग हमने कर ली तो हमारे शाफ्ट और ग्रेन को अगर हमें सेपरेट करना है तो उसको हम थ्रेशिंग और विनोइंग से हम क्या कर सकते हैं, शाफ्ट और ग्रेन्स को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, थ्रेशिंग इज सेपरेटिंग शाफ्ट फ्रॉम द ग्रेन बाय द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। ओके, हम जो थ्रेशिंग जो है, थ्रेशिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, शाफ्ट और हमारे जो ग्रेन्स हैं उनको अलग कर रहे होते हैं। ओके, तो ये एक हमारी मशीन होती है कंबाइन, जिसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जिसको वो क्या कर रही होती है, हार्वेस्ट भी कर रही होती है, हार्वेस्टर भी कर रही होती है और थ्रेशर भी कर रही होती है। ओके, थ्रेशर में क्या कर रहा होता है, हम लोग शाफ्ट को अलग भेज रहे होते हैं और ग्रेन्स को अलग भेज रहे होते हैं, उन दोनों को सेपरेट आउट कर रहे होते हैं। ओके, आफ्टर थ्रेशिंग विनोइंग separates the husk from the seeds by blowing the air through it. Okay, in this process the husk which is lighter flies away and the seeds which are heavier फॉल डाउन। ओके, जब हार्वेस्टिंग हमने कर ली है, थ्रेशिंग हमने कर ली है, सो शाफ्ट और हमने क्या ग्रेन्स को अलग अलग कर लिया। अब क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद क्या करते हैं, उसके अंदर विनोइंग कराते हैं। विनोइंग के अंदर क्या होगा, हम वी सेपरेट द हस्क फ्रॉम दी सीड्स। हमारे जो ग्रेन्स हैं यानी कि जो सीड्स हैं उनसे हम क्या कर रहे होंगे, हस्क को सेपरेट कर रहे होंगे और उसमें हम क्या कर रहे होंगे, वी ब्लो एयर थ्रू इट। उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एयर ब्लो करते हैं और जो हस्क होता है हमारा वो लाइटर होता है। हस्क जो होता है वो क्या होता है, लाइट होता है। ओके, उसका वेट जो होता है वो कम होता है, तो हस्क क्या होगा, हवा के साथ में ब्लो कर जाएगा और जो ग्रेन्स हैं हमारे वो हैवी होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ नीचे गिर जाएंगे। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, हस्क और ग्रेन्स या फिर सीड्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। सो दिस वाज हार्वेस्टिंग। ओके, अब हमने हार्वेस्ट तो कर लिया, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट एंड लास्ट एप्लीकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इज स्टोरेज। लास्ट क्या है हमारी, स्टोरेज। लेकिन ये क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो फूड ग्रेन्स हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। ओके, सो लास्ट वन इज स्टोरेज। ओके, द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम, thus they should be safe from moisture, insects, rats and माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जो हमारे हार्वेस्टेड जो ग्रेन्स हैं उनको हमें लंबे टाइम तक के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टोर करके रखना पड़ेगा। ओके, सो अगर हमें लंबे टाइम तक उनको सेफ रखना है तो हमें उनको सेफ रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको हमें मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से क्या करना पड़ेगा, सेफ रखना पड़ेगा। ओके, सो हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स seeds are stored without drying, they may get spoiled or attacked by the organisms, making them unfit for use for जर्मिनेशन। अगर हमारे जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैं, ओके, वो क्या होते हैं, जनरली क्या होते हैं, मॉइस्ट होते हैं। वो क्या होते हैं, मॉइस्ट होते हैं, उनके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। ओके, अगर हमने उनको विदाउट ड्राइंग अगर उनको हमने स्टोर कर दिया तो वो क्या हो जाएंगे, स्पॉइल हो जाएंगे। ओके, तो अगर विदाउट ड्राइंग अगर हमने उनको बिना सुखाए अगर हमने उनको स्टोर करने की कोशिश की तो वो क्या हो जाएंगे, स्पॉइल हो जाएंगे। या तो मॉइस्चर की वजह से स्पॉइल हो जाएंगे या फिर उसको ऑर्गेनिजम्स जो है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अटैक कर देंगे और उसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, स्पॉइल हो जाएंगे। और अगर वो स्पॉइल हो गए तो इट वुड मेक देम अनफिट फॉर यूज़, उसको क्या कर देगा, अनफिट फॉर यूज़ कर देगा, या फिर सीड जर्मिनेशन के लिए भी उसको क्या कर देगा, या तो हमारे जो सीड्स हैं, ग्रेन्स हैं, उनको जर्मिनेशन के लिए भी अनफिट कर देगा, और या फिर उनको जो हमारा यूसेज है, ग्रेन्स का जो यूसेज है उसके लिए भी क्या कर देगा, उसको अनफिट कर देगा। तो इसीलिए हमें जो ग्रेन्स हैं उनको
ड्राई करके फिर स्टोर करना चाहिए। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, ड्राइंग द ग्रेन्स, ड्राइंग दी सीड्स। ओके, नेक्स्ट, hence the grains are properly dried in the sun before storing them to reduce the moisture in them। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली ड्राई करना पड़ेगा सन में, बिफोर स्टोरिंग देम टू रिड्यूस दी मॉइस्चर इन देम। उसको ड्राई करना पड़ेगा ताकि उसका मॉइस्चर हम लोग क्या कर सकें, कम कर सकें। विच प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई। और उसकी वजह से क्या होगा, मॉइस्चर कम हो गया तो इंसेक्ट, पेस्ट और बैक्टीरिया और जो फंजाई है वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे। ओके, एट स्मॉल स्केल ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। अगर हम स्मॉल स्केल पे अगर हम बात करते हैं तो जो ग्रेन्स हमारे, देखो ये यहाँ पे क्या है, जूट बैग्स के अंदर उनको हमने स्टोर कर लिया ग्रेन्स को, या फिर हमने मेटेलिक जो बिन्स हैं उनके अंदर, मेटेलिक बिन्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, उनको स्टोर कर लेंगे। ओके, लेकिन अगर हमें लार्ज स्केल पे करना है, एट लार्ज स्केल दे आर केप्ट इन सिलोज एंड ग्रेनरीज। उनको हम सिलोज और ग्रेनरीज में स्टोर करते हैं। ओके, ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड एट होम फॉर प्रोटेक्टिंग दी फूड ग्रेन्स। हम लोग ड्राई नीम्स जो हैं उनका यूज़ करते हैं जो हमारे फूड ग्रेन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ड्राई नीम्स जो होते हैं वो उसको फ्यूमिगेट कर देते हैं, वो उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ओके, तो घर पे अगर हमें घर पे हमें फूड ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करना है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ड्राई नीम लीव्स का यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, इन बिग गोडाउन्स केमिकल ट्रीटमेंट्स आर डन टू प्रोटेक्ट दी लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेन। ओके, और अगर बड़े बड़े गोडाउन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या, केमिकल्स का यूज़ कर रहे होते हैं टू प्रोटेक्ट दी ग्रेन्स। ओके, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड पेस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पेस्ट से बचाने के लिए। ओके, सो दिस इज स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हमारे जो भी हमारे ग्रेन्स हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ड्राई करते हैं ताकि हम उसका मॉइस्चर कम कर पाएँ। तो मॉइस्चर अगर हम कम कर पाएंगे तो हमारे जो इंसेक्ट और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उसके ऊपर जो अटैक है उसको हम लोग क्या कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। प्लस घर पे अगर हमें स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे, ड्राई नीम का यूज़ करेंगे, सो दैट हम लोग उनकी जो स्टोरेज है उनको हम अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएँ। और अगर हमें लार्ज स्केल पे गोडाउन्स के अंदर हमें उसको स्टोर करना है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, केमिकल्स का यूज़ करते हैं टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड पेस्ट्स। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है, मैच द आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन द कॉलम बी। हमें कॉलम ए और कॉलम बी की जो आइटम्स हैं उनको क्या करना है, मैच करना है। ओके, तो कॉलम ए में क्या है, हमारे पास में खरीफ क्रॉप्स है। ओके, तो अब खरीफ क्रॉप्स कौन सी होंगी हमारी, हमें पता है कि खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं, खरीफ क्रॉप्स हमारी रेनी सीजन की क्रॉप्स होती हैं। तो अब देखो इसमें रेनी सीजन की क्रॉप्स कौन सी दिख रही हैं आपको। ओके, पहला क्या है, फूड फॉर कैटल, ये तो होगा ही नहीं। फिर दूसरा क्या है हमारा, यूरिया सुपर फॉस्फेट भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, ये भी नहीं होगा, ये तो क्रॉप है ही नहीं ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्या है, वीट, ग्राम और पी। ये क्या है, रबी क्रॉप है, तो क्या है, पैडी और मेज़ क्या हो जाएगी हमारी, खरीफ क्रॉप हो जाएगी। तो ये क्या है, हमारी खरीफ क्रॉप हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट उसने क्या पूछा है, रबी क्रॉप्स। अब रबी क्रॉप्स हमें पता है, इससे जस्ट ऊपर ही था, क्या है, वीट, ग्राम एंड पी। तो वीट, ग्राम एंड पी क्या हो जाएगी, हमारी रबी क्रॉप हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्या है उसने, केमिकल फर्टिलाइजर्स हमें पता है, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, ये क्या हो जाएगी हमारी, यूरिया और सुपर फॉस्फेट। ओके, नेक्स्ट क्या है उसने, ऑर्गेनिक मैन्योर पूछा है। ऑर्गेनिक मैन्योर क्या हो जाएगा हमारे पास में, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, ये क्या हो जाएगा हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग कॉलम ए और कॉलम बी को क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। तो खरीफ क्रॉप कौन सा है, ई वाला है। ओके, ई। रबी क्रॉप कौन सा है, डी है। ओके, केमिकल फर्टिलाइजर्स कौन सा है हमारे, बी में है, दिस इज बी। एंड ऑर्गेनिक मैन्योर कहाँ पे है हमारा, सी, दिस इज सी। ओके, तो इस तरीके से हम इनको कॉलम्स को मैच कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फूड फ्रॉम एनिमल्स से हम लोग जो फूड लेते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, वो हम बात करते हैं कि भाई एनिमल्स से हमें कौन कौन सा फूड मिल रहा होता है। ओके, सो व्हेन एनिमल्स आर रियर्ड at a large scale to obtain food from them, it is called as animal husbandry। ओके, अगर हम एनिमल्स को एक लार्ज स्केल पे अगर हम लोग रियर करें, ठीक है, टू ऑब्टेन फूड फ्रॉम देम, तो उसको हम क्या कहेंगे, एनिमल हस्बेंड्री कहेंगे। ओके, एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड्स टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स
ब्रीडिंग देम, डोमेस्टिकेटिंग देम फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज मीट, मिल्क, एग्स, हनी एक्सेट्रा। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होगा? एनिमल हस्बेंड्री इज, उसके अंदर सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे। पहला क्या कि हमें टेकिंग केयर ऑफ दीज एनिमल्स, हमें क्या इनकी केयर रखनी, हमें इनकी केयर करनी पड़ेगी इन एनिमल्स की। सेकंड इज ब्रीडिंग देम, उनकी हमें क्या करानी पड़ेगी? ब्रीडिंग करानी पड़ेगी। थर्ड इज डोमेस्टिकेटिंग देम, उनको हमें क्या अपने घर के अंदर रखना पड़ेगा, डोमेस्टिकेट करना पड़ेगा। ओके, एंड ये सारी चीज़ें हम लोग किस लिए करा रहे थे? फॉर डिफरेंट पर्पसेस, हमें क्या उससे कुछ ना कुछ हमें चाहिए होता है ना बदले में, इसलिए तो हम लोग ये सारी चीज़ें करा रहे थे। और वो क्या होंगे? मीट के लिए हम लोग उनको कर सकते हैं, मीट के लिए हम उनको अपने घर पे रख सकते हैं, मीट के लिए हम लोग उनकी ब्रीडिंग करा सकते हैं, या फिर मीट के लिए हम लोग उनकी देख रेख कर सकते हैं, मिल्क के लिए कर सकते हैं, एग्स के लिए कर सकते हैं, हनी के लिए कर सकते हैं। ओके, सो टाइप्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री पॉपुलर इन इंडिया। ओके, इंडिया के अंदर कौन कौन सी टाइप की एनिमल हस्बेंड्री जो पॉपुलर है वो कौन कौन सी है हमारी? पहला है बी कीपिंग और एपीकल्चर, दिस इज फॉर हनी। ये किसके लिए होता है? हनी के लिए। ओके, बी कीपिंग या फिर एपीकल्चर, इसका यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे होते हैं? हनी जनरेट कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कैटल फार्मिंग जो हम लोग फार्मिंग के अंदर कैटल्स का यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डेयरी फार्मिंग। कैटल फार्मिंग क्या है? लेबर के लिए। ओके, फार्मिंग के लिए, लेबर के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, डेयरी फार्मिंग में हम लोग क्या कर रहे होते हैं? मिल्क के लिए इसको रखते हैं। ओके, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? फिश फार्मिंग या फिर एक्वाकल्चर, इसको हम लोग किसके लिए रखते हैं? मीट के लिए रखते हैं। फिश खाते हैं ना हम लोग, मीट के लिए। ओके, एंड द लास्ट वन इज पोल्ट्री फार्मिंग हम लोग क्या है? मीट और एग्स दोनों के लिए करते हैं। मीट एंड एग्स दोनों के लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं? इसको करवा रहे होते हैं। ओके, तो कौन कौन सी हमारी एनिमल हस्बेंड्री हम इंडिया के अंदर देख पाते हैं? बी कीपिंग या फिर एपीकल्चर फॉर हनी, कैटल फार्मिंग फॉर लेबर फार्मिंग के लिए। ओके, डेयरी फार्मिंग फॉर मिल्क, फिश फार्मिंग और एक्वाकल्चर फॉर मीट, एंड पोल्ट्री फार्मिंग फॉर मीट एंड एग्स। मीट और एग्स की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं? मीट और एग्स की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग करवा रहे होते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों को जो क्रॉप के अंदर जो डिफरेंट हम लोग प्रैक्टिसेस करते हैं, सोइंग, इरिगेशन, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।